हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू पढ़ले चैनल। आज हम लोग अपना 12th क्लास का फर्स्ट चैप्टर का फर्स्ट लेक्चर करने वाले हैं, दैट इज़ योर रिलेशन एंड फंक्शंस। तो मैंने आपको बताया था कि अपना 11th क्लास का रिलेशन फंक्शन बहुत इंपॉर्टेंट है और उसी से आगे की कहानी आज की क्लास में हम लोग स्टार्ट करेंगे रिलेशन फंक्शंस को लेकर के। सो बेसिकली माय नेम इज़ पल्लवी मंगल। जो बच्चे नए हैं और जो लोग पहले से हम लोग को देख रहे हैं तो सबको पता है कि हम लोग मैथमेटिक्स की बात करते हैं। सो आज हम लोग अपना पहला चैप्टर स्टार्ट करेंगे रिलेशन फंक्शन। तो जिन बच्चों का 11th क्लास का रिलेशन एंड फंक्शन चैप्टर अच्छे से कवर नहीं है तो शायद थोड़ी बहुत प्रॉब्लम आ सकती है। इसीलिए मैंने आपको जब हम लोग 11th की क्लासेस का रिवीजन चल रहा था तब बताया था कि भाई अपना 11th स्ट्रॉन्ग रखो, और कुछ कुछ चैप्टर एक्चुअली इंपॉर्टेंट थे तो उनके लिए भी मैंने आपको बोला था कि ये चैप्टर हमें रिवाइज करते रहने हैं, क्योंकि बेस स्ट्रॉन्ग होगा तो फिर हमारी फॉर्मेशन भी स्ट्रॉन्ग होगी। क्लियर है? सो क्या कहते हो, करें स्टार्ट? कितने एक्साइटेड हैं बच्चे? बहुत दिन से आप लोग कमेंट कर रहे थे कि मैम रिलेशन फंक्शन स्टार्ट करते हैं, रिलेशन फंक्शन स्टार्ट करते हैं। सो द डे हैज़ अराइव्ड। तो पहले रिलेशन की बात करेंगे, उसके बाद हम लोग फंक्शंस की बात करेंगे, ठीक है? तो रिलेशन क्या होता है? कार्टेशियन प्रोडक्ट आपने पढ़े थे कि दो सेट को हम कार्टेशियन प्रोडक्ट करते हैं, ए क्रॉस बी, ए क्रॉस ए, बी क्रॉस ए। वहाँ से ए क्रॉस बी, तो ए का एलिमेंट पहले, बी का एलिमेंट बाद में, इस तरीके से हम लोग कार्टेशियन प्रोडक्ट बनाते हैं, ठीक है? तो कोई भी सबसेट उस कार्टेशियन प्रोडक्ट का एक क्या कहलाता है? रिलेशन फ्रॉम ए टू बी। ए क्रॉस बी आपने लिखा है, सो ए टू बी अपना एक रिलेशन चाहिए, तो उस कार्टेशियन प्रोडक्ट का कोई भी अपना सबसेट क्या हो जाएगा? एक रिलेशन। तो अब आगे की कहानी की टाइप्स ऑफ रिलेशन की बात करें। रिलेशन पढ़ लिया कि ये रिलेशन होता है, बेसिकली समझ में आ गया कि रिलेशन क्या है, कि हमने कोई भी एक सबसेट पिक कर लिया अपने ए क्रॉस बी कार्टेशियन प्रोडक्ट का, तो हर सबसेट एक अपने आप में रिलेशन है। तो कितने सबसेट बनते हैं? 2 to the power नंबर ऑफ एलिमेंट्स, ये हमारे नंबर ऑफ सबसेट्स बनते हैं। तो इतने सारे रिलेशन बनते हैं। तो अब हम बात करेंगे आज की क्लास में पहले टाइप्स ऑफ रिलेशंस के बारे में। क्या डिस्कस करेंगे हम लोग? टाइप्स ऑफ रिलेशन। तो एक एक करके हम बात करते हैं। तो पहले मैंने आपको थोड़ा सा बताया रिलेशन के बारे में, कि रिलेशन क्या है। जैसे हमारे पास एक ए सेट ले रखा है मैंने 1 2 3 एंड 4, ठीक है? एक बी सेट ले रखा है, क्या बेटा? ए कॉमा बी, ठीक है? सेट लिखने का तरीका, ठीक? अब लिखा ए क्रॉस बी, तो ये क्या हो जाएगा? 1 कॉमा ए, 1 कॉमा बी, 2 कॉमा ए, 2 कॉमा बी, 3 कॉमा ए, 3 कॉमा बी, 4 कॉमा ए और 4 कॉमा बी, ठीक? ये हमारा ए क्रॉस बी एक कार्टेशियन प्रोडक्ट है। अब इस कार्टेशियन प्रोडक्ट का कोई भी एक सबसेट, मतलब मैंने ऐसे ही लिखा R1, कोई भी सबसेट जो भी मर्जी है, ये ले लिया, ये ले लिया, ये ले लिया, तो 2 कॉमा ए, 3 कॉमा बी और 4 कॉमा ए, दिस इज ऑल्सो अ रिलेशन फ्रॉम ए टू बी। ए टू बी ही क्यों बोल रहे हैं? क्योंकि हमने ए क्रॉस बी लिया है, सेट ए से सेट बी की कहानी चल रही है। तो अब यहाँ पर ये सेट ए है, दिस इज 1 2 3 4, एंड दिस इज सेट बी वेयर वी हैव ए बी। तो ए से बी की बात चल रही है, तो 1 यहाँ पर 2 ए, 3 बी एंड 4 ए, so this is also a relation. So what is a relation? Relation is a subset of Cartesian product from A to B. Clear? Okay. अब बात करेंगे types of relation के बारे में। तो सबसे पहला हमारे पास relation है void relation। क्या है अपने पास? void relation। void नाम से ही कुछ क्लियर होता है, void बन जाता है। कई जगह पढ़ते हैं आप लोग आजकल ना, केमिस्ट्री में पढ़ते हैं कि कहीं पे void क्रिएट हो जाता है, तो बेसिकली खाली। void का हिंदी मीनिंग है खाली, है ना? नल, जिसको नल सेट भी हम कहते हैं। तो इसी तरीके से एक void रिलेशन होता है। तो अच्छा, सबसेट की बात आ रही है ना, सबसेट की बात आ रही है, तो छोटी सी बात इधर आओ कि जब हमारे पास कोई सेट है 1 कॉमा 2, तो इसके 2 to the power नंबर ऑफ एलिमेंट्स, इतने क्या होंगे बेटा? सबसेट, इतने सबसेट। और हम क्या कह रहे थे कि ईच एंड एवरी सबसेट इज अ रिलेशन। तो यहाँ से सबसेट की हम बात करें तो क्या मिलेगा? 1, फिर 2 और एक मिलेगा 1,2, ठीक है? और एक और कौन सा होता है? नथिंग, इसको लिख सकते हैं 5,
ये हमारे टोटल सबसेट्स हैं। तो ये जो फाई है ना, यहाँ पर कोई एलिमेंट नहीं है, दिस इज कॉल्ड वॉइड रिलेशन, है ना, क्योंकि हर अपने आप में एक रिलेशन है, तो इसको हम बोलते हैं, बेसिकली रिलेशन नहीं है यहाँ पे, तो हम सेट ए की बात कर रहे हैं। तो सिमिलरली जब हम यहाँ पर बनाएंगे तो एक वॉइड भी रिलेशन अपने पास आएगा, एंड दैट इज वॉइड रिलेशन। तो बस वही कह रहा है, इफ ए बी अ सेट देन फाई बिलोंग्स टू ए क्रॉस ए, वो ए से ए में ही रिलेशन की बात कर रहा है, एंड सो इट इज अ रिलेशन ए, ठीक है। दिस रिलेशन इज कॉल्ड वॉइड रिलेशन और एम्प्टी रिलेशन ऑन ए। एम्प्टी रिलेशन, वॉइड रिलेशन, नल रिलेशन, कुछ भी बोल सकते हैं, बेसिकली एम्प्टी और वॉइड से ही इसको डिनोट करते हैं। तो कोई भी रिलेशन जहाँ पर कोई भी एलिमेंट नहीं है, दैट इज कॉल्ड वॉइड रिलेशन। A relation R on set A is called an empty relation if no element of A is related to no element of A। यहाँ पर हमने रिलेशन किस में बनाया बेटा, A क्रॉस A में रिलेशन बनाया है। तो यहाँ पर 1 2 3 लिखा है A सेट के अंदर, यहाँ पर A सेट के अंदर वही 1 2 3 लिखा होगा, बट आपस में यहाँ का कोई भी एलिमेंट इसके किसी भी एलिमेंट से कोई कनेक्ट नहीं है, तो दिस इज कॉल्ड वॉइड रिलेशन, ठीक है। तो इसके बारे में मतलब बस अपने को डेफिनेशन पता होना चाहिए। ओके, उसके बाद आता है अपना यूनिवर्सल रिलेशन। क्या आता है अपना यूनिवर्सल रिलेशन। तो जो अभी हम बात कर रहे थे कि आपने सपोज करो ए को ले लिया 1,2 लिया और बी को मैंने ले लिया 2,3, ठीक है। तो ए क्रॉस बी कितने एलिमेंट बनेंगे, पहले तो यहाँ पे थोड़ा कम कर देते हैं, ये मैंने सिंपली ले लिया स्मॉल पी, ठीक है। तो ए क्रॉस बी क्या बनेगा बेटा, 1, पी, ठीक है, 2, पी, यही बनेंगे। अब इसमें नंबर ऑफ एलिमेंट्स कितने हैं ए क्रॉस बी के अंदर बेटा, 2। सो अब हम यहाँ पे बात करेंगे नंबर ऑफ सबसेट्स। क्यों हम बात कर रहे हैं कि जितने सबसेट्स हैं उतने ही रिलेशन हैं, तो 2 टू द पावर नंबर ऑफ एलिमेंट्स, दिस इज 4। तो अब यहाँ पर इसके सबसेट्स लिखने जाएंगे तो सबसे पहला सबसेट क्या आएगा, 1, पी, ये अपने आप में सेट हो जाएगा। दूसरा क्या आएगा, 2, पी, इसको बंद कर दिया। फिर एक क्या आएगा, दोनों को ले लिया, ठीक, और एक क्या आ गया अपना 5। ये टोटल सबसेट्स को लिखा हमने। तो यहाँ पर ये जो दिख रहा है, क्योंकि ए क्रॉस बी में जितने भी एलिमेंट्स हैं वो यहाँ पर आ चुके हैं, तो दिस इज कॉल्ड यूनिवर्सल रिलेशन। इज इट क्लियर, ये समझ में आ गया। वॉइड में तो क्या था, कुछ नहीं ले रहे थे। यूनिवर्सल में क्या है कि पूरा का पूरा ए क्रॉस बी, पूरा का पूरा ए क्रॉस ए ही अपना यूनिवर्सल रिलेशन होगा। तो यूनिवर्सल रिलेशन इज अ रिलेशन ऑन सेट ए व्हेन ए क्रॉस ए, मतलब वही कह रहा है कि वो पूरा का पूरा सेट जो है ना ए क्रॉस ए, उसी को हम रिलेशन बोलें। तो ए क्रॉस ए is subset of A cross A, that we know that universal relation is the relation if each element of set A is related to each and every element to A। तो अब हम यहाँ पर जब मैंने बोला, छोटा सा एग्जाम्पल हम लेते हैं, आ जाओ यहाँ पर बात करते हैं एग्जाम्पल की। कि मैंने क्या लिया, सेट A ले लिया 1 2, ठीक है, इधर भी सेट A लेना पड़ेगा 1 2। तो ए से ए में ओहो ये भाई साहब पहले ही आ गए, इनको बाद में लेके आना है। ओके, ए क्रॉस ए में रिलेशन की बात करेंगे 1 2 1 2। तो 1 का 1 के साथ, 1 का 2 के साथ। अब अपना इधर 2 का 1 के साथ भी और 2 का 1 के साथ भी, तो ये रिलेशन क्या होता है अपना यूनिवर्सल, की हर एक एलिमेंट का हर दूसरे एलिमेंट से कनेक्शन होना ही चाहिए, ठीक है। ओके, नाउ कम टू हियर, both the empty relation and the universal relation, both the empty relation and the universal relation are sometimes called trivial relations। मतलब आपके सामने कभी वर्ड आ जाता है ना trivial relations, तो घबराना नहीं, ये अपना empty relation और universal relation को डिनोट किया जाता है, ठीक है। बस ये स्पेशल पॉइंट्स हैं, तो हम साइड में इस तरीके से बात करते जाएंगे, तो आप भी इनको नोट कर लेना कि कभी अपना ऑब्जेक्टिव कहीं पे होता है तो ये टपक जाते हैं ऐसे करके। तो हमें पता होना चाहिए कि भाई हाँ ये कोई इतनी बड़ी बात नहीं है, बट नहीं पता तो बहुत बड़ी बात है। ओके, नाउ एक छोटा सा एग्जाम्पल है, लेट ए बी द सेट ऑफ ऑल स्टूडेंट्स ऑफ अ बॉयज स्कूल। ओके, बॉयज स्कूल की बात चल रही है ना, तो देयर इज नो गर्ल,
तो कह रहा है कि एक हमारे पास सेट है ए, और सेट ए क्या है, स्कूल ऑफ ऑल स्टूडेंट्स ऑफ अ बॉयज स्कूल। तो ए के अंदर क्या है, ऑल बॉयज स्टूडेंट्स हैं, ठीक। शो दैट द, और वो भी किसके हैं, स्कूल के बॉयज हैं। शो दैट द रिलेशन आर इन ए गिवन बाय आर ए क्रॉस ए कॉमा बी, ए इज सिस्टर ऑफ बी। कह रहा है कि बताओ दिस इज द एम्प्टी रिलेशन एंड आर डैश मतलब अनदर रिलेशन ए बी, द डिफरेंस बिटवीन हाइट्स ऑफ ए एंड बी इज लेस देन 3 मीटर्स इज द यूनिवर्सल रिलेशन। अब हमें बताना, एक एक करके हम बात करेंगे, ठीक है। सबसे पहले सेट ए मेरा क्या है, ऑल स्टूडेंट्स ऑफ बॉयज स्कूल, है ना। सेट ए क्या है, ऑल स्टूडेंट्स ऑफ अ बॉयज स्कूल। तो बेसिकली सारे के सारे बच्चे ही हैं, बच्चे भी क्या है, सारे के सारे बॉयज़ हैं, ठीक है, और वो भी स्कूल की, ठीक है। अब अपने उसने बोला कि यहाँ पर आर एक रिलेशन है और ए से ए में रिलेशन डिफाइंड है। रिलेशन किस में डिफाइंड है, ए से ए में रिलेशन डिफाइंड है, ओके। तो वो आर के लिए कह रहा है कि ए कॉमा बी सच दैट ए इज सिस्टर ऑफ बी। अब ये बताओ, ये ए बी कहाँ से है, यहाँ से, ये बी कहाँ से है, यहाँ से, क्योंकि हमारा जो आर है बेटा वो ए से ए में डिफाइंड है। तो ए में क्या है, सारे बॉयज, दूसरे ए में भी क्या है, सारे बॉयज। तो वो कह रहा है ए इज सिस्टर ऑफ बी। बॉयज स्कूल में कोई गर्ल ही नहीं है तो हम सिस्टर की बात कर ही नहीं सकते। तो यहाँ पर कोई किसी के साथ कनेक्ट होगा ही नहीं भाई। ये थोड़ी है कि इधर मैंने राम को पकड़ा, इधर शाम को, कि राम तुम शाम की बहन हो, अरे भाई वो भाग जाएगा कि मैं कहाँ से बहन दिखता हूँ। तो ये एम्प्टी रिलेशन है, ये अपना एम्प्टी रिलेशन है। तो यहाँ तो देखो अपने को पूछ लिया ऐसे कि प्रूफ करो, लेकिन कभी कभी कि आपको दे देगा और बताओ इनमें से कौन सा एम्प्टी और कौन सा यूनिवर्सल है। तो हमने आराम से इसको देखा कि अच्छा ए तो सिस्टर हो ही नहीं सकती भाई, सारे बॉयज़ स्कूल बॉयज़ बच्चे हैं, क्योंकि हम ए से ए में डिफाइन कर रिलेशन को। तो यहाँ पर कोई भी सिस्टर है ही नहीं, बेसिकली देयर इज़ नो गर्ल। तो लिखोगे देयर इज़ नो गर्ल इन द स्कूल, है ना। तो स्कूल में कोई गर्ल ही नहीं है। तो ये वाला रिलेशन कौन सा है, आर कैसा रिलेशन है, एम्प्टी रिलेशन। कितनी बात क्लियर। अब आर डैश की बात करेंगे। आर डैश क्या दे रखा है, A comma B, the difference between heights of A and B is less than 3 meters. The difference मतलब रिलेशन क्या है, ये रिलेशन क्या चल रहा है इनके बीच में, डिफरेंस बिटवीन हाइट्स ऑफ A एंड B, ये दो बच्चे जो है इन दोनों की हाइट के बीच का डिफरेंस कितना होगा, इज लेस देन 3 मीटर्स। ओके, हाइट की बात करें, जब आप स्कूल में हो, चाहे मैं कहती हूँ सबसे बड़े बच्चे क्यों नहीं है, आप कहोगे मैम किसको कैसे पता, मैक्सिमम आपने हाइट ले लिया कि 6 फीट, है ना। 6 फीट से तो वो हाइट मतलब रेयर ही मिलते हैं। तो अब आपको पता होना चाहिए कि यहाँ पर 3 मीटर कितना होता है। 3 मीटर पता है ना, 3 मीटर की मैं बात करूँ तो जैसे थोड़ा सा आइडिया, तो दिस यहाँ से शोल्डर से यहाँ फिंगर्स तक का हम लोग 1 मीटर मानते हैं। बिल्कुल, ये बचपन से मैंने सीखा है, ऐसे देखा था मैंने लोगों को ऐसे करते हुए कि दिस कंप्लीट इज़ 1 मीटर, है ना। और ऐसा आप 3 मीटर्स की बात करो, 3 मीटर्स, तो आराम से समझो कि 3 मीटर से तो छोटा होगा। वो भी डिफरेंस की बात कर रहे हैं कि दो बच्चों की हाइट हमने एक सबसे बड़ा ले लिया, एक सबसे छोटे ले लिया। तो सबसे बड़ा 6 फीट का लिया और सबसे छोटा हमने 4 फीट का भी ले लिया। दैट इज़ नॉट पॉसिबल ना कि एक क्लास में इतना डिफरेंस हो जाए। स्टिल तो भी 2 फीट आएगा। और 2 फीट पता है कितना सा होता है, अपने को अपना वो पता है ना, स्केल जो होता था वो 1 फीट होता था। तो 1 फीट इतना तो 2 फीट इतना, ये हमारा 1 मीटर से भी छोटा है। तो इट इज़ डेफिनेटली ट्रू इन ईच एंड एवरी सिचुएशन कि कोई भी दो बालक के हाइट का डिफरेंस जो है 3 मीटर से तो छोटा होगा ही होगा। 3 मीटर किसे कहते हैं भाई, जैसे आप लोग गर्ल्स की बात करें, दुपट्टा हम लोग पहनते हैं ना, तो दुपट्टा कितने का होता है, 2 मीटर का दुपट्टा होता है, 2.25 मीटर का। तो कितना बड़ा दुपट्टा है, उससे ज़्यादा हाइट डिफरेंस थोड़ी आ जाएगा कि एक की हाइट इतनी सी और एक की हाइट उतनी है। तो इट इज़ डेफिनेटली ट्रू, इसने जो लिखा है ना कि हाइट में डिफरेंस कितना होगा, 3 मीटर से छोटा होगा, डेफिनेटली 3 से छोटा होगा।
देयर इज़ नो चांस कि यहाँ पर, मतलब मुझे लगता है कि ये चाइल्ड स्टूडेंट का, ये तो इन जनरल हम ह्यूमन बीइंग की बात करें तो ह्यूमन बीइंग की हाइट का डिफरेंस हमेशा 3 मीटर से छोटा ही होगा। तो आप लिखोगे इस तरीके से कि इट इज़ ट्रू फॉर ईच स्टूडेंट्स, इट इज़ ट्रू फॉर ईच स्टूडेंट्स कि उनकी हाइट का डिफरेंस अपना कितना बेटा, लेस देन 3 मीटर्स है, कि डिफरेंस ऑफ हाइट्स इज लेस देन 3 मीटर। तो भाई ये हमेशा ट्रू है, मतलब रिलेशन कह रहा है कि ए से बी हमें 2 बच्चे हैं, मतलब इस तरीके से समझो कि यहाँ पर ए सेट, यहाँ पर ए सेट, मुझे इधर सपोज करो मैंने ले लिया ए 1 2 3 1 2 3, ये बच्चों के नाम है, ठीक है। तो इधर से 1 और इधर कोई ऐसे बच्चे का रिलेशन फिक्स करना है जिसका हाइट का डिफरेंस 3 मीटर से छोटा हो, तो इसके साथ भी जाएगा, इसके साथ भी जाएगा, इसके साथ भी जाएगा। फिर आप 2 के पास आए, भाई इसका रिलेशन ऐसे बालक के साथ रखना है जिसकी डिफरेंस में सॉरी हाइट का डिफरेंस लेस देन 3 मीटर, सबके साथ जाएगा, एंड ये भी अपना सबके साथ जाएगा। तो दैट्स हाउ दिस रिलेशन, जो भी रिलेशन लिख रखा है ना ए से ए में, इट इज यूनिवर्सल। अभी समझ में आ गया कि कैसे हमें रिकॉग्नाइज करना है कि ये यूनिवर्सल रिलेशन है कि नहीं है। अभी क्लियर है? आगे बढ़े? पक्का? चलो इसके बाद एक छोटी सी बात, आइडेंटिटी रिलेशन। मैं आपको आइडेंटिटी रिलेशन बता रही हूँ कि इसका मीनिंग क्या है, जिससे आप रिफ्लेक्सिव हम नेक्स्ट पढ़ेंगे उसमें डिफरेंस आप क्रिएट कर पाओ, है ना। तो आइडेंटिटी रिलेशन क्या होता है कि खुद का खुद के साथ ही रिलेशन हो, दैट्स इट। खुद का खुद के साथ ही रिलेशन होना चाहिए बस, और किसी का किसी के साथ कोई रिलेशन नहीं होना चाहिए, दैट इज कॉल्ड आइडेंटिटी रिलेशन। लेट ए बी अ सेट, देन द रिलेशन आई ए, इसको रिप्रेजेंट करने का तरीका ए कॉमा ए बिलोंग्स टू दैट सेट ए का ए से रिलेशन, ए का ए से रिलेशन हो ऑन ए इज कॉल्ड द आइडेंटिटी रिलेशन ऑन ए, is called identity relation on A. Relation IA on A is called the identity relation if, मतलब इसकी दो डेफिनेशन है एक तरीके से, if every element of A is related to itself only, मतलब इस वर्ड ने इतना बढ़िया यहाँ पे अपना एम्फेसाइज किया है कि ओनली, मतलब हर एलिमेंट अपने ही एलिमेंट से रिलेटेड होना चाहिए, दैट्स इट, ओनली, और किसी एलिमेंट से रिलेटेड नहीं होना चाहिए। एवरी एलिमेंट ऑफ ए इज रिलेटेड टू इटसेल्फ ओनली। तो जैसे यहाँ पर सेट ए हमने ले लिया है ना, सेट ए मैंने ले लिया 1 2 3, ओनली का मतलब समझना हो, कह रहा है कि सिर्फ और सिर्फ खुद से होने चाहिए कनेक्टेड, और किसी के साथ कोई कनेक्शन नहीं होगा, तभी जाकर के हम उसको क्या बोलेंगे, आइडेंटिटी रिलेशन। तो यहाँ पर वही एग्जांपल लेता है कि सेट ए हमने ले लिया क्या बेटा 1 2 3, ठीक है। तो ए क्रॉस ए लिखा सच दैट कि 1 का 1 के साथ, 2 का 2 के साथ, और 3 का 3 के साथ, मतलब ए से ए में एक रिलेशन बनाया, ए से ए में एक रिलेशन बनाया। तो ये मैंने R1 लिया, ठीक है। एक R2 लिया मैंने 1 का 1 के साथ, 2 का 2 के साथ, 3 का 3 के साथ, 1 का 2 के साथ, 2 का 1 के साथ, ठीक। R3 लिया मैंने 1 का 1 के साथ, 3 का 3 के साथ, 2 का 1 के साथ, और 1 का 2 के साथ, ठीक है। एक R4 लिया इधर 1 का 1 के साथ और 2 का 2 के साथ, दैट्स इट। 4 अपने पास क्वेश्चन है अलग अलग। अब इनमें से अपने को रिकॉग्नाइज करना है कि विच वन इज आइडेंटिटी रिलेशन और नॉट, कि कौन सा आइडेंटिटी रिलेशन है और नहीं है। तो आइडेंटिटी रिलेशन की डेफिनेशन क्या बताई वो याद करो। आइडेंटिटी रिलेशन की डेफिनेशन क्या बताइए, कि हर एलिमेंट खुद से ही कनेक्टेड होगा, एवरी एलिमेंट इज कनेक्टेड टू इटसेल्फ ओनली। तो यहाँ पर देखो 1 2 3 3 एलिमेंट है, एवरी एलिमेंट ऑफ ए इज कनेक्टेड टू इटसेल्फ ओनली। तो 1 2 3, तो 1 का 1 के साथ, 2 का 2 के साथ, 3 का 3 के साथ, दैट्स इट, और कुछ नहीं है। तो यस इट इज
आइडेंटिटी रिलेशन, ठीक है। R2 की बात करेंगे, 1 2 3, हमारे पास 3 एलिमेंट हैं, 1 2 3, ठीक है। 1 का 1 के साथ, 2 का 2 के साथ, 3 का 3 के साथ, बट यहाँ पर ये एलिमेंट और ये एलिमेंट क्यों आए? क्वेश्चन ने बोला था ओनली, मतलब किसी और का किसी और के साथ कनेक्शन, इसको एक्सेप्टेंस नहीं है, तो नो, इट इज़ नॉट आइडेंटिटी। आइडेंटिटी मना कर देगा भाई कि नो 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 नो, ये नहीं चलेगा, ठीक है। सो ये आइडेंटिटी रिलेशन नहीं है। उसके बाद हमने लिया 1 1 3 3 2 1 1 2, देखो यहाँ पर एक तो 2 2 मिसिंग है, 1 2 3 तीनों का अपने से होना चाहिए, तो 2 2 मिसिंग है, साथ में ये भी आ गए, तो दिस इज ऑल्सो नॉट एन आइडेंटिटी रिलेशन। क्लियर कि ये भी हमारा आइडेंटिटी रिलेशन नहीं है, क्योंकि बेटा यहाँ पर अपना 2 मिसिंग है एंड अलोंग विद ये एक्स्ट्रा में आ चुके हैं। वो कह रहा है कि सिर्फ और सिर्फ खुद का खुद से रिलेशन होना चाहिए। एंड द लास्ट 1 1 2 2, वाई 3 मिसिंग है, यहाँ पर 3 होना चाहिए था। हर एक एलिमेंट का खुद के ही एलिमेंट के साथ रिलेशन होना चाहिए। सो नाउ दिस इज नॉट आइडेंटिटी फंक्शन। तो अब समझ में आ गया कि आइडेंटिटी फंक्शन किसे कहेंगे? जिसमें सबका अपने ही साथ रिलेशन होगा, दैट्स इट। क्लियर है? चलो अब अपने पास आता है रिफ्लेक्सिव रिलेशन। ये बहुत इंपॉर्टेंट है। रिफ्लेक्सिव रिलेशन की मैं बात करूं, अभी हम रिफ्लेक्सिव, सिमेट्रिक और ट्रांजिटिव 3 अलग अलग टाइप के रिलेशन की बात करेंगे, ठीक है। ये मैं आपको ना थोड़ा थोड़ा मेंस के साथ साथ भी कनेक्ट करते चलूँगी, तो ये मेंस के लेवल के लिए भी बहुत इंपॉर्टेंट है। हम लोग आईआईटी मेंस की बात करेंगे, तो ये मेंस के लिए भी एक्चुअली इंपॉर्टेंट है अपना कौन सा, रिफ्लेक्सिव रिलेशन। तो समझते हैं, अब ये थोड़ा सा डिफरेंट है किससे, आइडेंटिटी से, इसीलिए मैंने आपको आइडेंटिटी पढ़ाया कि आपको थोड़ा सा डिफरेंस जो है समझ आए। अ रिलेशन R on set A is said to be reflexive if every element of A is related to itself. That's it. वहाँ पर ओनली वर्ड हमने यूज़ किया था, यहाँ पर कोई ओनली वर्ड यूज़ नहीं है। वो कह रहा है कि हर एलिमेंट अपने ही एलिमेंट के साथ कनेक्ट होना चाहिए, दैट्स इट। उसके बाद मुझे फ़र्क नहीं पड़ता कि कौन किसके साथ कनेक्टेड है, डजेंट मैटर। हाँ, 1 1 के साथ, 2 2 के साथ, 3 3 के साथ कनेक्टेड होना चाहिए, इतनी सी इसकी गुजारिश है। तो देखो यहाँ पर हमने एग्जाम्पल लिया, वही अभी वाला एग्जाम्पल ही मैं आपके लिए रिपीट करती हूँ कि सेट ए हमने ले रखा है 1 2 3, ठीक है। तो ए से ए में रिलेशन बनाएंगे, ठीक। तो R1 मैंने बनाया 1 1 2 2 3 3, ठीक है। जो भी बनाए थे वही मैं बना रही हूँ सारे के सारे। 1 1 2 2 3 3 2 1 1 3 3 2, कुछ भी बना लो, ठीक। R3 मैंने बनाया 1 1 2 2 1 2 2 1 3 1 1 3, ठीक। एक R4 मैंने बनाया 1 1 3 3, ठीक है। अब इनमें से अपने को बताना है कि कौन सा रिलेशन अपना रिफ्लेक्सिव है। हम रिफ्लेक्सिव की बात कर रहे हैं। रिफ्लेक्सिव क्या कहता है कि हर एलिमेंट अपने ही एलिमेंट के साथ कनेक्टेड होना चाहिए, कि जैसे यहाँ पर कोई भी एलिमेंट R1 होगा वो अपना क्या है, रिफ्लेक्सिव है। तो कैसे लिखेंगे कि A होना चाहिए, A का A से, और A बिलोंग्स टू दैट सेट A। तो इस सिचुएशन में इसको क्या बोलेंगे हम लोग, रिफ्लेक्सिव, कि A से A कनेक्टेड है। If A is defined, मतलब जो भी रिलेशन की डेफिनेशन दे रखी है, सेम एलिमेंट पर वो रिलेशन एप्लीकेबल है, तो हम कह देंगे कि देन कैपिटल R इज रिफ्लेक्सिव रिलेशन, देन कैपिटल R इज रिफ्लेक्सिव रिलेशन। क्लियर? सो यहाँ पर अब आ जाओ, रिफ्लेक्सिव की बात करें, क्या डेफिनेशन बताई थी कि हर एलिमेंट अपने एलिमेंट के साथ कनेक्ट होगा, दैट्स इट, ओनली नहीं लगाया। तो 1 का 1 के साथ, 2 का 2 के साथ, 3 का 3 के साथ रिलेशन होना चाहिए, बस। इसके अलावा मैं कुछ नहीं देखना, उनके पास और एलिमेंट हैं नहीं है, ये अपने को कोई फर्क नहीं पड़ता। 1 1 2 2 3 3, यस इट इज रिफ्लेक्सिव, ठीक।
येस इट वाज आइडेंटिटी रिलेशन ऑल्सो, ठीक। 1 1 2 2 3 3 हमें ये तीनों मिल गए। आगे कितना ऐड है, नहीं ऐड, हमें नहीं पता कि येस इट इज रिफ्लेक्सिव। तो ये डिफरेंस आता है रिफ्लेक्सिव और आइडेंटिटी में। आइडेंटिटी क्या कह रहा था कि भाई मुझे और कुछ नहीं चाहिए और मुझे कोई कम भी नहीं चाहिए, जितने एलिमेंट उन सभी का उनके ही साथ होना चाहिए ओनली, है ना। अब यहाँ पर क्या कह रहा है कि मुझे फर्क नहीं पड़ता आगे कितनी जनता आती है कि नहीं आती, अपने अपने साथ तो होना चाहिए, दैट्स इट। तो दिस इज ऑल्सो रिफ्लेक्सिव रिलेशन। यहाँ पर आओ R3 में 1, 1, 2, 2, लेकिन 3, 3 नहीं है। हमने क्या कहा, जितने अपने पास सेट ए में एलिमेंट्स होंगे सबका सबके साथ रिलेशन होना चाहिए। तो 1, 1 वी हैव, 2, 2 वी हैव, बट हियर 3, 3 वी डोंट हैव। सो दिस इज नॉट रिफ्लेक्सिव। हमें आगे हम चेक भी नहीं करेंगे रिफ्लेक्सिव के लिए कि आगे क्या लिखा है क्या नहीं लिखा, कोई फर्क नहीं पड़ता। बट हाँ, यहाँ पर 1 2 3 इन तीनों के साथ अपने के साथ रिलेशन होना चाहिए। दैट इज नॉट हियर, दैट इज नॉट अवेलेबल हियर। तो हम कहेंगे दिस इज नॉट रिफ्लेक्सिव। इतनी बात समझ में आ गई। एंड नेक्स्ट यहाँ पर अपने पास R4 1 1 3 3, वेयर इज 2, 2, है ना, ये मिसिंग है। सो दिस इज नॉट रिफ्लेक्सिव। तो रिफ्लेक्सिव के लिए कहानी समझ में आई, क्या कह रहा है, सिर्फ खुद का खुद के साथ रिलेशन हो, सिर्फ खुद का खुद के साथ रिलेशन हो, दैट इज कॉल्ड आइडेंटिटी। और रिफ्लेक्सिव कहता है कि खुद का खुद के साथ रिलेशन हो, बस उसके आगे कुछ और भी आ जाएगा, डज नॉट मैटर। तो A और B, R1 और R2 अपने कैसे रिलेशन हो गए हैं, रिफ्लेक्सिव। बट R3 और R4 रिफ्लेक्सिव नहीं है। तो क्या आपने ये बात सोची कि रिफ्लेक्सिव और आइडेंटिटी में क्या रिलेशन हो सकता है, रिफ्लेक्सिव रिलेशन और आइडेंटिटी में? Every identity relation is reflexive, but every reflexive relation is not identity relation. तो every reflexive relation is identity relation, but every identity relation is not reflexive. तो बस इस एक अपने पास नोट करके है, every identity relation is reflexive, मतलब जितने भी identity relation है वो तो सारे reflexive होंगे ही होंगे, but every reflexive relation is not identity. Every reflexive relation is not identity. क्लियर है, ये बात समझ में आ गई कैसा क्यों बोल रहे हैं। आइडेंटिटी क्या कह रहा था कि 1 का 1 से, 2 का 2 से, 3 का 3 से, बस उसको और कुछ नहीं चाहिए। लेकिन रिफ्लेक्सिव कह रहा है कि 1 1 2 2 3 3 तो चाहिए ही, इसके अलावा कुछ आ जाए तो अपने को कोई दिक्कत नहीं। तो इसीलिए जितनी भी आइडेंटिटी रिलेशन है वो अपने रिफ्लेक्सिव होंगे, बट वहीं पर ये सारे रिफ्लेक्सिव रिलेशन अपने आइडेंटिटी रिलेशन नहीं होंगे। क्लियर, ये बात समझ में आ गई। आगे बढ़े, पक्का। क्वेश्चन बेटा अभी हम धूमधाम से करेंगे, थोड़ा थ्योरी करते जा रहे हैं और एक एक क्वेश्चन प्रैक्टिस भी करते जा रहे हैं। बट जो थ्योरी वाले क्वेश्चन है ना, डिफरेंट वाले, डिफिकल्ट वाले, अभी हम धूमधाम से करने वाले हैं। अभी आ जाओ, नेक्स्ट अपने पास क्या है, सिमेट्रिक रिलेशन। ये क्या कहता है, सो सिमेट्रिक रिलेशन क्या होता है। सिमेट्रिक रिलेशन में आप आराम से देखो, अ रिलेशन आर ऑन अ सेट ए इज सेड टू बी अ सिमेट्रिक रिलेशन इफ ए का रिलेशन है बी के साथ, है ना। इफ ए का रिलेशन बी के साथ है तो वहीं बी का रिलेशन ए के साथ होगा, तो उस रिलेशन को हम कहेंगे सिमेट्रिक रिलेशन। क्या है सिमेट्रिक रिलेशन, इफ ए रिलेशन बी है ना, तो बी का रिलेशन होना चाहिए ए के साथ, तो उसको बोलते हैं कि हमारा जो रिलेशन है वो सिमेट्रिक है। तो यहाँ पर एक तरीका है ये लिखने का, किस तरीके से कि इफ ए रिलेशन बी बिलोंग्स टू रिलेशन, मतलब ए कॉमा बी जो है रिलेशन से बिलोंग करता है, तो वहीं की वहीं देन बी कॉमा ए शुड बिलोंग्स टू रिलेशन ए फॉर ए बी बिलोंग्स टू दैट सेट ए। और एक तरीके से ये लिख सकते हैं, इफ ए रिलेशन बी इज एप्लीकेबल, मतलब ए और बी में कोई रिलेशन है तो वहीं उनका रिवर्स करेंगे, उन एलिमेंट का रिवर्स करेंगे, बी और ए में भी सेम रिलेशन हो तो उस रिलेशन को कहेंगे सिमेट्रिक रिलेशन। क्या कहेंगे बेटा, सिमेट्रिक रिलेशन। एक छोटा सा एग्जांपल हम लोग लेते हैं कि सेट ए हमारे पास है 1 2 3, ठीक है। एक रिलेशन R1 मैंने लिया 1, 1 1, 2 2, 1 3, 1 1, 3, ठीक है। और एक और मैंने रिलेशन लिया आपके सामने R2, ये सिंपल वाले हम रिलेशन ले रहे हैं 2, 2 3, 1 1, 2 एंड 2, 1, ठीक। अब रिलेशन R1 पर आओ,
रिलेशन R1 पर आते हैं। तो क्या बोला कि ए और बी में कोई रिलेशन है, ए और बी में रिलेशन है, तो बी और ए में भी सेम रिलेशन होना चाहिए। तो यहाँ पर कोई ऐसी रिलेशन की डेफिनेशन नहीं है। तो देखो 1,1 तो 1 का उल्टा करेंगे तो सेम है, तो इन पर कभी चेक मत करना। 1 2 इन पर चेक करो। तो 1 हमने ले लिया ए और ये ले लिया बी, सपोज करो। तो 1,2 है, तो यहाँ पर 2,1 होना चाहिए इस एलिमेंट के लिए, ठीक। तो 2,1 मिल गया, तो मतलब ये पेयर क्या बना रहा है, सिमेट्रिक रिलेशन, ठीक है। अभी एक को देख करके हम डिसाइड नहीं करेंगे कि 1,2 मिल गया तो, और 1,2 के लिए 2,1 मिल गया तो ये अपना सिमेट्रिक है, नो। आगे भी देखेंगे तो हमने देखा कि 3,1 दे रखा है, तो ये ए है और ये बी है, तो इसका उल्टा करेंगे तो मिलना चाहिए 1,3 विच इज हियर। तो ये आपस में पेयर कंप्लीट कर रहे हैं, तो 1,2 अवेलेबल है तो 2,1 होना चाहिए। देखो हम बाकी बातें नहीं कर रहे कि 2,3 है कि नहीं, हमें फर्क नहीं पड़ता, लेकिन जो इधर दे रखा है कि 1,2 दे रखा है तो इसका 2,1 होना चाहिए, 3,1 दे रखा है तो इसका 1,3 होना चाहिए। तो यस, इट इज सिमेट्रिक रिलेशन, इट इज सिमेट्रिक रिलेशन। 1,2 है तो 2,1 होना चाहिए, 1,3 है तो 3,1 होना चाहिए, दैट इज कॉल्ड सिमेट्रिक रिलेशन, ठीक है। सिमिलरली इधर आओ, यहाँ पर 2,2 हमें कोई फर्क नहीं पड़ता, 3,1 अवेलेबल है, तो इसके लिए सिमेट्रिक होने के लिए 1,3 होना चाहिए। इज इट प्रेजेंटेबल हियर? नो, इट इज नॉट प्रेजेंट हियर, तो इसकी वजह से दिस इज नॉट सिमेट्रिक। हमें आगे चेक करने की भी जरूरत नहीं है कि क्या अवेलेबल है और क्या नहीं है, क्योंकि 3,1 दे रखा है तो सिमेट्रिक होने के लिए 1,3 भी होना चाहिए। आगे देखो, इसने 1,2 के लिए 2,1 दे रखा है, तो यहां से तो ये है, लेकिन इस एलिमेंट का पेयर नहीं है। इसको सिमेट्रिक होने के लिए जितने भी a, b की फॉर्म में अवेलेबल है अपने उस रिलेशन में, तो b, a भी होना चाहिए। तो 3,1 है लेकिन 1,3 नहीं है, सो दिस इज नॉट सिमेट्रिक रिलेशन, दिस इज नॉट सिमेट्रिक रिलेशन। क्लियर? बस समझ में आ गई कि क्या सिमेट्रिक और क्या सिमेट्रिक नहीं है। डन है? आगे बढ़े, चलो। उसके बाद हम बात करेंगे अपना ट्रांजिटिव रिलेशन। बताया था ना, रिफ्लेक्सिव, सिमेट्रिक एंड ट्रांजिटिव, ये तीनों एक्चुअली बहुत इंपॉर्टेंट है, इन्हीं पर बेस्ड बहुत सारे अच्छे अच्छे क्वेश्चंस भी बनेंगे। तो ट्रांजिटिव रिलेशन क्या कह रहा है बेटा, अपना आराम से रीड करते हैं। लेट ए बी एनी सेट, है ना, अ रिलेशन आर ऑन ए इज सेट टू बी अ ट्रांजिटिव, सेट टू बी अ ट्रांजिटिव रिलेशन इफ। अब समझो, पहले मैं आपको समझाती हूँ फिर हम अपना लैंग्वेज पढ़ेंगे। सिमेट्री की क्या कहानी बताई थी कि इफ ए रिलेशन बी तो बी रिलेशन ए होना चाहिए, ठीक है। यहां पर क्या कहता है ट्रांजिटिव में कि ए रिलेशन बी एंड बी रिलेशन सी, ए रिलेशन बी एंड बी से ही स्टार्ट होने वाला बी रिलेशन सी अवेलेबल है अपने उसमें सेट के अंदर, तो ट्रांजिटिव होने के लिए ए रिलेशन सी होना चाहिए। वो बी को गायब करके ए और सी में कॉम्बिनेशन बनाया, तो यही कह रहा है कि यहां पर आराम से ऑब्जर्व करो, ए रिलेशन बी दे रखा है, बी रिलेशन सी दे रखा है, तो फॉर बीइंग अ ट्रांजिटिव ए सी में एक रिलेशन होना चाहिए फॉर ऑल ए बी सी बिलोंग्स टू ए, फॉर ऑल ए बी सी बिलोंग्स टू ए। क्लियर? आगे इसी को लिखने का तरीका, ए रिलेशन बी एंड बी रिलेशन सी, तो मतलब ये अपने इक्वेशन में है, ये एलिमेंट सेम होने चाहिए, ए रिलेशन बी रिलेशन सी अवेलेबल है, तो इन दोनों के बीच में एक रिलेशन होगा, तभी हम उस रिलेशन को क्या बोलेंगे, ट्रांजिटिव रिलेशन। क्या बोलेंगे? ट्रांजिटिव। तो आज मैंने अभी आपको पढ़ाया क्या, सबसे पहले हमने बात किया वॉइड रिलेशन के बारे में, ठीक है। वॉइड रिलेशन किसे कहते हैं? जो रिलेशन अपना एम्प्टी रिलेशन है, उसमें कोई एलिमेंट किसी भी एलिमेंट के साथ कनेक्टेड नहीं है। देन टॉक्ड अबाउट द यूनिवर्सल रिलेशन, उसमें क्या था, हर एक एलिमेंट ऑफ सेट ए इज कनेक्टेड विद ईच एंड एवरी एलिमेंट ऑफ अनदर सेट, दैट कैन बी ए और बी। आफ्टर दैट हमने बात किया है अपना आइडेंटिटी रिलेशन के बारे में, तो वहां पर क्या बोला कि हर एक एलिमेंट अपने ही एलिमेंट से कनेक्टेड होगा ओनली, मतलब और कोई इसको भसड़ नहीं चाहिए, भाई साहब वो अपने साथ ही कनेक्ट रखेगा, दैट्स इट। कोई और आ गया तो बोलेगा मैं आइडेंटिटी तो नहीं हूँ,
तो आइडेंटिटी क्या है, सेल्फिश है, अपने अपने साथ ही रखता है, ठीक। फिर हमने बात किया रिफ्लेक्सिव, तो रिफ्लेक्सिव एक तरीके से क्या है, आइडेंटिटी का ही थोड़ा मॉडिफाइड फॉर्म है कि अपना अपने से रिलेशन है, उसके अलावा कुछ नहीं कहता कि आपका किसी और के साथ भी है तो भाई बढ़िया खुश है, लेकिन खुद का खुद के साथ रिलेशन होना चाहिए हर एक एलिमेंट का, 1 2 3 तीन है तो तीनों का, 4 है तो चारों का, उसके अलावा जो भी आ जाए आने दो, फर्क नहीं पड़ता, लेकिन अपना जितने भी एलिमेंट है सबका अपने साथ रिलेशन होगा, दैट इज कॉल्ड रिफ्लेक्सिव। सो फिर हमने बात की कि एवरी रिफ्लेक्सिव रिलेशन इज सॉरी एवरी आइडेंटिटी रिलेशन इज रिफ्लेक्सिव, बट एवरी रिफ्लेक्सिव इज नॉट आइडेंटिटी, ठीक। एंड आफ्टर दैट हम लोगों ने डिस्कस किया अपना सिमेट्रिक रिलेशन। सिमेट्रिक रिलेशन में हमने क्या बोला कि रिलेशन में ए और बी के बीच में रिलेशन दे रखा है, तो बी और ए के बीच में भी रिलेशन होना चाहिए, मतलब ए रिलेशन बी, यहाँ पर ऑर्डर मैटर करता है, ए रिलेशन बी इज गिवन, देन बी रिलेशन ए इज ऑल्सो गिवन, तो उसको बोलेंगे सिमेट्रिक। उसके बाद हम आ जाते हैं अपना ट्रांजिटिव। तो ट्रांजिटिव भाई साहब कह रहे हैं कि इफ ए रिलेशन बी एंड बी रिलेशन सी इज गिवन इन योर रिलेशन, तो हमें ए रिलेशन सी मिलता है तो हम कहेंगे कि ये अपना ट्रांजिटिव है। और जैसे हमने सिमेट्रिक में देखा कि कोई भी एक पेयर मैच नहीं करेगा तो वो सिमेट्रिक नहीं होगा, है ना, हर एक ए रिलेशन बी के लिए बी रिलेशन ए अवेलेबल होना चाहिए। इन द सेम मैनर ट्रांजिटिव में भी हर ए रिलेशन बी बी रिलेशन सी के लिए ए रिलेशन सी होना चाहिए। ओके, इसके लिए छोटा सा एग्जांपल हम लोग करते हैं। वही मैंने सेट ए ले लिया 1 2 3, है ना। अभी हम सिंपल सी बात करें, एक रिलेशन लिखा, ए से ए में ही रिलेशन हमने लिखा बेटा, 1 1 1 2 2 3 और 1 3, ठीक है। और यहाँ पर साथ के साथ मैंने एक और लिख दिया 3 1 और 2 1, ठीक है। अब हमें मैच करते हैं, 1 1 से कोई परेशानी की बात नहीं है, ठीक है, क्योंकि आप 1 1 और 1 2 को देखोगे जैसे ए बी और सी, तो यहाँ से हमेशा क्या होगा कि एक तरीके से ये क्या है बेटा, अपना ए दे रखा है ना, सॉरी ये ए ही ले लिया, ए, तो इधर से हटाएंगे तो ये ए सी और वो हमेशा मिलेगा। तो जहाँ पर भी ये 1 1 वाला आएगा सिनेरियो, इसके साथ हम पेयरिंग करने की कोशिश नहीं करेंगे। 1 2, तो इसको ए बी लिया, अब बी मेरा 2 है तो उसके पास जाएंगे जहाँ पर बी, तो ये बी है, ये अनदर एलिमेंट सी, तो इधर फोकस किया, ये दे रखा है ए बी और ये दे रखा है बी 2 है, तो बी 2 को लेकर के बी सी, तो यहाँ से ट्रांजिटिव देखने के लिए ए सी होना चाहिए। व्हाट इज ए 1, व्हाट इज सी 3, तो क्या 1 3 अवेलेबल है, यस। तो ये पूरा का पूरा अपना क्या बना रहा है, ट्रांजिटिव बना रहा है। रुक जाओ, अभी डिसीजन नहीं लेंगे, है ना, थोड़ा सोच समझ के डिसीजन लेंगे, आगे बात करेंगे कि यहाँ पर मुझे देखा 1 3, ठीक है। अब इधर आओ, हमें हर किसी के लिए देखना पड़ेगा, 1 2, 2 के लिए और पेयर देखेंगे, ये वाला 2 के साथ, तो 1 2 2 1, तो 1 1 ऑलरेडी है, ठीक है। देखो 1 2 लिया और 2 1 लिया, हमें सारे चेक करने पड़ेंगे, एक भी गलत निकला, एक भी फुलफिल नहीं करेगा उस सिचुएशन को, तो वो ट्रांजिटिव नहीं होगा। और रिफ्लेक्सिव, सिमेट्रिक, ट्रांजिटिव, इन तीनों में डिफिकल्टी के लिए बोलूं मैं तो ट्रांजिटिव इज द बेस्ट, लाइक ट्रांजिटिव सबसे ज्यादा डिफिकल्ट होता है रिकॉग्नाइज करना, कुछ भी इतना सा भी मिस्टेक हुआ ना अपना आंसर गलत हो जाएगा। तो हमने एक को तो चेक किया, हाँ यहाँ से ट्रांजिटिव की कहानी फुलफिल कर रहा था, ए बी बी सी सी ए सी मिल गया। अब मैंने देखा ये 1 2 दे रखा है, तो ये बी है, तो बी कहीं एक तो यहाँ मिला था, एक बी मुझे यहाँ मिला, है ना, 2 जहां पर मिलेगा, तो इसके लिए ट्रांजिटिव होने के लिए इसका 1 और इसका 1 होना चाहिए, दैट इज प्रेजेंटेबल हियर, दैट इज अवेलेबल 1 1, तो इसने भी फुलफिल किया। अब 1 2 के साथ इसका कनेक्शन देख लिया, इसका कनेक्शन देख लिया, अब 2 3 के लिए चलते हैं, है ना। तो 3 जिसका बी है वो देखेंगे, तो 3 यहाँ पर नहीं, 3 यहाँ पर है, तो इसको मैंने उठाया, ठीक है। तो ये ए बी लिया, ये बी सी लिया, ये दोनों का बी कॉमन है, तो यहां से मुझे 2 1 मिलना चाहिए। 2 1 हमारे इस रिलेशन में होना चाहिए फॉर बीइंग ट्रांजिटिव। तो देखो क्या 2 1 अवेलेबल है, ये रहा। किसके लिए देख रहे हैं, जब 3 हमने बी ले रखा है, ठीक है। तो यस, इधर इस 2 3 और इधर 3 1 के लिए ये अवेलेबल है, सो इसकी वजह से ये अपना क्या है, ट्रांजिटिव।
मतलब ट्रांजिटिव मिलते जा रहे हैं, तो ये नहीं कि इसको ट्रांजिटिव का खिताब पहनाते जाएंगे, नहीं, मतलब ये हाँ ठीक है, लेकिन एक ने भी मिस्टेक कर दिया, एक का भी पेयर अवेलेबल नहीं हुआ, तो ये ट्रांजिटिव नहीं होगा। अब आगे आ जाते हैं, ये 3 था, 3 के लिए बस एक ही केस था, अब 1,3, ठीक है। अब इसको देखा 1,3, तो इधर ये ले लिया 3,1, ठीक है। अब यहाँ से इन दोनों से देखा तो 3 3 सेम सेम, तो 1,1 विच इज अवेलेबल हियर, तो इसने भी कोई पंगा नहीं किया। अब देखो और 3 का सिनेरियो है, नहीं, 3,1 के लिए देखा तो 1 तो हमारे पास है ही नहीं, उधर देखने से कोई फायदा नहीं है, बस। तो जो चीजें प्रेजेंट थी हमने सबके साथ ट्रांजिटिव का रिलेशन बना करके देख लिया। तो इतना डिफिकल्ट क्वेश्चन आपको शायद ही मिलेगा। तो 1,2, 2,3, तो 1,3, 1,2, 2,1, तो 1,1, अच्छा 2,3, 3,1, तो इधर से 2,1 बना, दैट इज हियर। तो यस इट इज योर ट्रांजिटिव। तो ये जो रिलेशन लिखा है ना आपका, इसके लिए बोलोगे कि ये हमारा ट्रांजिटिव है। मुझे पता है ये ट्रांजिटिव में आपकी खोपड़ी थोड़ी सी ऊपर से नीचे आ गई होगी। और अभी हम लोग एक एक की ही बात कर रहे हैं। अब हमारे पास कंबाइंड क्वेश्चंस आएंगे और हमें उसमें से पहचानना है क्या ये रिफ्लेक्सिव है, क्या ये ट्रांजिटिव है, क्या ये सिमेट्रिक है, लाइक दैट। तो ट्रांजिटिव के बारे में समझ में आया। एक और हम छोटा सा क्वेश्चन और कर लेते हैं ट्रांजिटिव का। सेट ए ले लिया बेटा 1 2 3, है ना, रिलेशन ले लिया R1, 1,2, 3,1, 1,3, 1,2 बेसिकली, और 3,2। अब देखो क्या ये, मैंने सिर्फ 4 एलिमेंट दिए, क्या ये ट्रांजिटिव है कि नहीं वो देखना है। तो सबसे पहले 1,2 को लिया, तो ये B है, तो 2 से स्टार्टिंग वाला कोई भी है नहीं है, 2 से स्टार्टिंग किसी की भी नहीं है, तो इसको छोड़ दो। अब 3,1, तो यहाँ पर 1 आ रहा है लास्ट में, तो 1 से स्टार्टिंग ये है, तो इन दोनों को देखेंगे A, B, B, C, तो फॉर बीइंग ट्रांजिटिव 3,2 शुड बी हियर एंड दैट इज हियर। तो यस इन इससे अपने को मिल गया। अब 1,2 लिया, तो 2 यहाँ पर लास्ट है, तो 2 से स्टार्टिंग, ना तो स्टार्टिंग इसकी है ना स्टार्टिंग इसकी, इसको नहीं चेक करेंगे। फिर 3,2 को लिया, तो 2 बाद में है, तो 2 से स्टार्टिंग किसी की नहीं है, सिर्फ यही हमारे को फुलफिल करेगा, है ना, यही अपने को फुलफिल करेगा। और अच्छा 3,1 की बात किया, है ना, और एक अच्छा 1,2 हमने 2 बार लिख दिया, इट कैन नॉट बी पॉसिबल, यस लाइक दैट। तो बस 3 ही एलिमेंट यहाँ पर है, तो फिर तो 3,1, 1,2, 3,2, 3,2 इज हियर, और बाकी का किसी के साथ देख लो, किसी के लास्ट और फर्स्ट सेम होना जरूरी है, विच इज नॉट अवेलेबल हियर। सो यस इट इज योर ट्रांजिटिव। ये हमें चेक करना है, ये अपने को चेक करना है, ठीक है, समझ आ गया। ओके नाउ ये है कहानी का मेन क्लाइमेक्स, इक्विवेलेंस रिलेशन। अपने को क्वेश्चन इक्विवेलेंस रिलेशन से पूछे जाते हैं, जेईई मेंस में भी क्वेश्चन पूछा जाता है, बोथ्स में भी पूछे जाते हैं इक्विवेलेंस रिलेशन। तो इक्विवेलेंस रिलेशन ऐसा जिसकी कोई अलग से डेफिनेशन नहीं है, जैसे हमने रिफ्लेक्सिव, सिमेट्रिक और ट्रांजिटिव में बात किया, इसकी अलग से कोई डेफिनेशन नहीं है। इक्विवेलेंस रिलेशन क्या होता है, एक ऐसा रिलेशन जो रिफ्लेक्सिव होगा, सिमेट्रिक होगा, ट्रांजिटिव होगा, इन तीनों का कॉम्बिनेशन मिला करके जो रिलेशन मिलेगा उसको एक नाम देंगे, दैट इज इक्विवेलेंस रिलेशन। तो आराम से देखो, अ रिलेशन R ऑन अ सेट A इज सेड टू बी एन इक्विवेलेंस रिलेशन इफ इट इज रिफ्लेक्सिव। रिफ्लेक्सिव के लिए हमने क्या कहानी बताई थी कि A, शुड बिलोंग्स टू दैट रिलेशन फॉर ऑल A बिलोंग्स टू दैट सेट A, ठीक है। इफ इट इज सिमेट्रिक, सिमेट्रिक के लिए क्या बताया था कि इफ A, B बिलोंग्स टू दिस रिलेशन, देन B, A शुड बिलोंग्स टू दैट रिलेशन R, और A, B जो है बिलोंग्स टू दैट सेट A, जिस सेट पर हम लोग रिलेशन लिख रहे हैं, रिलेशन R ऑन अ सेट A, एंड इट इज ट्रांजिटिव। ट्रांजिटिव के लिए इफ A, B बिलोंग्स टू रिलेशन R एंड B, C बिलोंग्स टू दैट रिलेशन R, so that A, C should belongs to that relation R and A, B, C all R belongs to that set A। तो एक रिलेशन जो हमारा रिफ्लेक्सिव है, सिमेट्रिक है, एज वेल एज वो अपना ट्रांजिटिव है, तो उस तीनों के कॉम्बिनेशन को बार बार ना लिख करके एक नाम देते हैं, दैट इज इक्विवेलेंस रिलेशन। तो अब आपसे क्या पूछ लिया जाएगा कि शो दैट दिस रिलेशन इज इक्विवेलेंस और नॉट, है ना, फाइंड आउट वेदर दिस इज रिफ्लेक्ट इक्विवेलेंस और नॉट। तो इक्विवेलेंस का नाम सुन के अब आपको
तीनों बात करनी पड़ेंगी, रिफ्लेक्सिव, सिमेट्रिक एंड ट्रांजिटिव। क्लियर है? ओके, सो अब आ जाओ क्वेश्चंस पर। अब हम सिर्फ क्वेश्चंस की बातें करेंगे, है ना। टाइप्स ऑफ रिलेशन इतने ही थे, हम सिर्फ क्वेश्चन डिस्कस करेंगे अब, और हमारे पास कोई थ्योरी नहीं है, तो क्वेश्चंस ही अपने को पता इंपॉर्टेंट है। लेट L बी द सेट ऑफ ऑल लाइंस इन अ प्लेन। अब इस पर डिपेंड करेगा क्वेश्चन पर वो सेट क्या दे रहा है। तो यहाँ पर दे रखा है कि हमारे पास L क्या है, एक सेट है ऑल लाइंस इन अ प्लेन। बेसिकली वो 2D में डिस्कस करना चाह रहा है अपने से, मतलब ये आपके सामने जो स्क्रीन दिख रही है, बोर्ड दिख रहा है, ये हमारा एक प्लेन है, और इस प्लेन पर जितनी लाइंस हैं, जितनी भी लाइंस हैं, उन सभी के सेट को नाम दे दिया है कैपिटल L। ठीक है, एंड कैपिटल R भी द रिलेशन, एक रिलेशन डिफाइन करके जा रहा है। रिलेशन क्या है, इन L, इस सेट L पर एक रिलेशन है डिफाइंड एज L1 L2। ठीक है, क्या रिलेशन है, L1 इज परपेंडिकुलर टू L2। इसको रीड करना स्टार्ट करो कि क्या लिखा है और क्या इसका मीनिंग है, किस तरीके से प्रेजेंटेशन किया है, कि एक रिलेशन बताया है ना। तो लिखा है L1 कॉमा L2, तो इसका मीनिंग क्या है कि यहाँ पर इस L पर एक रिलेशन डिफाइंड है, तो यहाँ पर दो हमने यहाँ से लाइन लिया L1 एंड L2, और उनमें क्या रिलेशन डिफाइंड है बेटा, कि L1 इज परपेंडिकुलर, L1 इज परपेंडिकुलर टू L2, ये रिलेशन है। तो इस तरीके से भी लिखा जा सकता है L1 रिलेशन L2, L1 रिलेशन L2। इसका भी सेम मीनिंग है क्या, कि L1 इज परपेंडिकुलर टू L2। ये सिर्फ रिलेशन दे रखा है। अब अपने को बात करनी है एक एक करके। नंबर 1, वो तो कह रहा है शो दैट R इज सिमेट्रिक बट नॉट नीदर रिफ्लेक्सिव नॉर ट्रांजिटिव। ठीक है, हम अपने आराम से सबसे पहले रिफ्लेक्सिव की बात करेंगे। ठीक है, रिफ्लेक्सिव के लिए क्या बताया था कि जो रिलेशन अपने ही खुद पर एप्लीकेबल होना चाहिए, तो L1 रिलेशन L1 निकालेंगे। तो आराम से लिखो, मतलब ये जो रिलेशन लिखा है वो ये है, तो क्या लिखोगे, L1 इज परपेंडिकुलर, आराम से लिखो, कोई जल्दबाजी नहीं है, L1 इज परपेंडिकुलर टू L1। अब इसको लिखने के बाद सोचो क्या ये ट्रू है। इधर इस प्लेन पर कितनी भी लाइन, मैंने कोई भी एक लाइन ले ली, ये L1 है, क्या कोई भी लाइन खुद के ही परपेंडिकुलर होती है? इतना तो पता होगा ना बेसिक, कि हर एक लाइन अपने ही लाइन के पैरेलल होती है। मतलब ये, सॉरी कोई बात नहीं, पेन गिर गया, इट्स ओके। आ जाओ यहाँ पर, कि ये जो लाइन है, ये जो अपनी लाइन L1 है, ये लाइन अपनी ही लाइन के पैरेलल हो सकती है, बट परपेंडिकुलर थोड़ी। परपेंडिकुलर का तो सीन ये होता है कि ये लाइन है तो ये 90 डिग्री, बट कोई भी लाइन अपने ही लाइन के परपेंडिकुलर है, इट इज रॉन्ग। ये ट्रू स्टेटमेंट नहीं है, दिस इज फॉल्स, कि L1 इज नॉट परपेंडिकुलर टू L1। कोई भी लाइन अपनी ही लाइन के परपेंडिकुलर नहीं होती, कैसी होती है, पैरेलल होती है। सो आप लिखोगे यस इट इज नॉट रिफ्लेक्सिव। ये हमने किसके लिए बात की थी, रिफ्लेक्सिव के लिए। सो इट इज नॉट रिफ्लेक्सिव। ठीक है, ये रिफ्लेक्सिव नहीं है, इतनी बात क्लियर हो गई, रिफ्लेक्सिव नहीं है। ओके, अब हम बात करेंगे नंबर 2 सिमेट्रिक के लिए। ठीक है, आ जाओ। सिमेट्रिक क्या कहता है कि इफ L1 रिलेशन L2 दे रखा है ना, देन L2 रिलेशन L1 होना चाहिए, उसके बाद आप कह पाओगे कि यस इट इज सिमेट्रिक। तो मतलब L1 रिलेशन L2 दे रखा है आपको, तो हमने क्या लिया, ये दे रखा है, मतलब तो इसको लिखेंगे कि L1 इज परपेंडिकुलर टू L2। मतलब इस तरीके से सोचना, इट इज गिवन, ये गिवन है। सिमेट्रिक क्या कहता है कि L1 रिलेशन L2 इज डिफाइंड, देन L2 और L1 में भी वो रिलेशन होना चाहिए। तो ये दे रखा है कि देयर इज अ लाइन L1 एंड देयर इज अ लाइन L2, सो L1 जो है L2 के परपेंडिकुलर है, L1 इज परपेंडिकुलर टू L2, सो L1 L2 के परपेंडिकुलर है। तो इस रिलेशन को लिख करके देखो, L2 इज मतलब यहाँ पर क्या हो गया, L2 पहले तो L1 की जगह L2, परपेंडिकुलर
टू L1। तो क्या ये ट्रू है? मतलब इसकी हेल्प लेकर के हमें इसके बारे में बात करनी है, क्या ये स्टेटमेंट सही लिखा है? L1 इज परपेंडिकुलर टू L2। ओके, सो जो स्टेटमेंट सामने लिखा है कि L2 इज परपेंडिकुलर टू L1, भाई L1 L2 के परपेंडिकुलर है तो L2 भी तो L1 के परपेंडिकुलर होगा। दो लाइन परपेंडिकुलर है ना, ये इसके परपेंडिकुलर का हो या ये इसके परपेंडिकुलर, अल्टीमेटली दोनों परपेंडिकुलर हैं, तो यस इट इज ट्रू, इट इज ट्रू। मतलब ये रिलेशन है यहाँ पर, सो कहोगे इट इज सिमेट्रिक। और मैं आपको एक बात बताती हूँ कि स्टार्टिंग में जैसे अब यहाँ पे लिखा है शो दैट आर इज सिमेट्रिक बट नॉट दे दिस, तो कभी भी ना ये वाली लाइन मत पढ़ो। आप इंटेलिजेंट बच्चे हो, आप हम बिल्कुल ऐसे वो बच्चे होते हैं इनको कुछ नहीं आता जो आंसर देख मतलब क्वेश्चन को देख करके आंसर निकालते नहीं, यहाँ तक देख लिया फिर हमें पता चल गया कि ये बात करवा रहा है। तो अभी हम कोई एग्जाम में नहीं बैठे हैं, वो एग्जाम की स्ट्रेटेजीज डिफरेंट होती है, वो डिस्कस करेंगे, बट अभी हम लर्निंग मोड में है ना, सीखेंगे। सीखी हुई चीजें हमेशा याद रहती हैं और रटी हुई चीज कभी याद नहीं रहती। तो आराम से सीखो कि कैसे निकाल रहे हैं, आंसर निकलेगा, उसके बाद मैच करो कि क्वेश्चन ने जो स्टेटमेंट बोली थी क्या हमारी वही स्टेटमेंट आई है, नहीं आई है तो चेक करो कि कहाँ गड़बड़ है। बच्चे क्या करते हैं, अच्छा क्वेश्चन ने दे रखा है इट इज सिमेट्रिक, तो फोर्सफुली सिमेट्रिक लिखने की कोशिश करते हैं, उनको पता नहीं लॉजिक क्या है। तो हमें लॉजिक पे काम करना है, अभी इलॉजिकली बातें नहीं करनी, ठीक है। ओके, अब बात करेंगे ट्रांजिटिव के बारे में। अब बात करेंगे ट्रांजिटिव के बारे में। तो ट्रांजिटिव चीजें क्या है? क्या बोला था कि इफ L1 रिलेशन L2 एंड L2 रिलेशन L3, भाई A B और B C। अब यहाँ पर हमारे पास A B C में बात नहीं कर रहे, हमने L1 L2 L3 में कह रहे हैं। तो वो कह रहा है कि एक रिलेशन है जो L1 L2 पर एप्लीकेबल है और L2 और L3 पर एप्लीकेबल है। तो उसके बाद हम बात करेंगे कि वो L1 और L3 पर एप्लीकेबल होना चाहिए। L1 रिलेशन L3 आ चुका है तो हम कहेंगे कि ये हमारा ट्रांजिटिव। तो यहाँ पर जो लिखा है इसने कि L1 इज परपेंडिकुलर टू L2, ये गिवन है। ये जो दोनों चीज होती है ना गिवन है, मतलब इनको मान करके चलना है कि ये गिवन है। बच्चों को लगता है कि ये कैसे पॉसिबल है, ये ट्रांजिटिव की ही तो डेफिनेशन है, ये ट्रांजिटिव की तो डेफिनेशन है कि L1 L2 और L2 L3 पर कोई रिलेशन एप्लीकेबल होता या है तो L1 L3 पर होगा तो ट्रांजिटिव, नहीं होगा तो नॉट ट्रांजिटिव, ठीक है। ये भी गिवन है। इसके साथ साथ ये भी दे रखा है कि L2 इज perpendicular to L3, this is also given। ओके, तो यहां से मैंने देखा कि आपने बनाया कि ये मेरा L1 है और ये मेरा L2 है। L1 इज परपेंडिकुलर टू L2। अब वो कह रहा है कि L2 इज परपेंडिकुलर टू L3, तो L2 जो है L3 के परपेंडिकुलर है। ये लाइन मैंने L3 बना दी, या ऐसे बना दो L3, है ना, लाइन तो हमेशा आगे बढ़ती रहती है। तो ये L2 है अपना, ये L2 है, कंफ्यूज मत होना कि ये वाला अपना L2 है और ये L1 है, ये L3 है। तो इस रिलेशन के लिए ये फुलफिल कर रहा है कि L1 इज परपेंडिकुलर टू L2 एंड L2 इज परपेंडिकुलर टू L3, L2 इज परपेंडिकुलर टू L3। तो आराम से सोचो L1 और L3 में क्या रिलेशन आ रहा है, L1 और L3 में क्या रिलेशन आ रहा है भाई, L1 और L3 तो एक दूसरे के पैरेलल हो गई हैं। तो हमें यहाँ पर जो ये रिलेशन लिखा था ये क्या कहना चाह रहा था, L1 इज परपेंडिकुलर टू L3। तो ये दोनों रिलेशन फुलफिल है, मतलब गिवन है। तो इन दोनों की हेल्प से हमें पता लगाना कि क्या L1 इज परपेंडिकुलर टू L3, इट इज ट्रू। तो कहोगे यस इट इज ट्रांजिटिव। बट आप आराम से देख सकते हो कि L1 जो है L3 के L1 जो है L2 के परपेंडिकुलर है, ये लाइन L1 ये लाइन L2, ठीक है। अब इस लाइन के एक और लाइन अपने को बनानी है जो इसके परपेंडिकुलर है। तो हमेशा ऐसा केस ढूंढने की कोशिश करेंगे जो फुलफिल ना करे, क्योंकि 100 में से एक केस भी डिनाई करता है ना सिचुएशन को तो वो ट्रांजिटिव नहीं होगा, चाहे 99 केसेस उसके फुलफिल करते। तो हमेशा हमें उस वे में देखना है कि कौन सी चीज इस तरीके से फुलफिल नहीं करेगी। तो मैंने ले लिया कि इस लाइन के परपेंडिकुलर एक लाइन, दिस इज L2 एंड दिस इज L3, तो L2
L3 के परपेंडिकुलर है, बट इन दोनों हाथ, ये L1 है मेरा, ये L3 है, तो L1 L3 कैसे हो गए? पैरेलल. सो यस इट इज नॉट ट्रू. ये ट्रू नहीं है तो ये हमारा रिलेशन जो है ट्रांजिटिव नहीं है, नॉट ट्रांजिटिव रिलेशन. देखो तो गिवन फंक्शन, सॉरी गिवन रिलेशन क्या है अपना? रिफ्लेक्सिव भी नहीं था, है ना, हमने बोला इट इज नॉट रिफ्लेक्सिव, सिमेट्रिक है, इट इज नॉट ट्रांजिटिव. तो क्वेश्चन वही देख के जा रहा था, शो दैट दिस इज सिमेट्रिक ओनली एंड नॉट ट्रांजिटिव, नॉट रिफ्लेक्सिव, नॉट ट्रांजिटिव, नॉट रिफ्लेक्सिव. क्लियर हो गया कैसे काम करना है? ओके, नाउ जंप ऑन द नेक्स्ट क्वेश्चन. अब यहाँ पर मैं आपके लिए कुछ लेकर के नहीं आई, सिर्फ रिलेशन लिखा है. अब हमें खुद पता करना है कि रिफ्लेक्सिव है, सिमेट्रिक है, ट्रांजिटिव है. और जब ये तीनों रिलेशन को फुलफिल करेगा तो उसको हम प्यारा से एक नाम देंगे कि ये इक्विवेलेंस रिलेशन होगा. ऑन द सेट n ऑफ नेचुरल नंबर, नेचुरल नंबर सबको पता है क्या होता है? सेट n क्या होता है बेटा? बताओ बताओ. 1 2 3 4 एंड अप टू चलता जाएगा. ठीक है, इस सेट पर हम लोग कुछ रिलेशन लगाएंगे. R इज डिफाइंड बाय, सेट अपने पास क्या दे रखा है? ये. तो बहुत सारा सेट दे रखा है. अभी तक क्या होता था? लिमिटेड सा सेट होता था ना. ओके, रिलेशन क्या दे रखा है? x रिलेशन y क्या लिख रखा है कि x इज लेस देन y. मतलब ये रिलेशन दे रखा है कि x लेस देन y. जैसे हम इसको मैथमेटिकली लिखेंगे ना कि रिलेशन क्या दे रखा है? x, y पर एक रिलेशन डिफाइन है सच दैट कि x इज लेस देन y. मतलब रिलेशन को तरीके से रिप्रेजेंट करते हैं जो हमने पढ़ा था, सेट बिल्डर फॉर्म और अपना रोस्टर फॉर्म, है ना, याद आ गया? ओके, अब यहाँ पर नंबर 1 मैंने पहले लिखा रिफ्लेक्सिव. रिफ्लेक्सिव रिलेशन की बात करते हैं. लेस देन y, लेस देन और इक्वल टू नहीं लिखा. ठीक है, तो रिफ्लेक्सिव क्या कह रहा था कि एक रिलेशन हमें लगाना है, x रिलेशन x लगाना है, अपने ही एलिमेंट पर रिलेशन लगाना है. तो x रिलेशन x पर वो रिलेशन एप्लीकेबल होगा तो ये रिफ्लेक्सिव होगा, अदरवाइज तो नो रिफ्लेक्सिव. तो यहां से लिखो कि x इज लेस देन x. और आपको इसे लिखा हुआ फील नहीं आ रहा तो इसलिए मैंने मैथमेटिकली भी कन्वर्ट कर दिया था कि x इज लेस देन x. कोई भी नंबर अपने नंबर से कभी छोटा हुआ है कि 1 लेस देन 1? नॉट ट्रू. मतलब इसमें सोचने की जरूरत नहीं है. कोई भी नेचुरल नंबर अपने ही नेचुरल नंबर से छोटा होगा. मैं आपके सामने लिखती 2 लेस देन 2, क्या कहोगे? अरे भाई क्या लिख रहे हो, गलत बात है. तो दिस इज फॉल्स, नॉट ट्रू. सो दिस इज नॉट रिफ्लेक्सिव. तो ये रिलेशन अपना रिफ्लेक्सिव रिलेशन नहीं है, नॉट रिफ्लेक्सिव. क्लियर? इतनी बात समझ में आ गई कि रिलेशन अपना रिफ्लेक्सिव नहीं है. कोई प्रॉब्लम? चलो सेकेंड हम लोग बात करेंगे अपना सिमेट्रिक रिलेशन के बारे में. सिमेट्रिक रिलेशन के बारे में हम बात करें तो सिमेट्रिक क्या कह रहा था कि इफ x रिलेशन y इज एप्लीकेबल या इज गिवन, देन y रिलेशन x भी होगा तो हम कहेंगे इट इज सिमेट्रिक, अदरवाइज नॉट सिमेट्रिक. तो इसके अकॉर्डिंग क्या दे रखा है कि x लेस देन y, मतलब दिस इज गिवन. हमेशा याद रखना ये गिवन है, मैं बार बार लिख रही हूँ जिससे आपके दिमाग में ये बात सेटल हो जाए कि सिमेट्रिक रिलेशन की बात करेंगे तो इफ x रिलेशन y इज अवेलेबल, इज गिवन, तो x लेस देन y इज गिवन. तो अब यहां से इसके हिसाब से क्या होना चाहिए कि y लेस देन x होना चाहिए. जब भी आपको x y एल्जेब्रिक सिचुएशन में थोड़ी सी भी डिफिकल्टी हो ना, नंबर ले लो. x को मैंने ले लिया 1 और y को ले लिया 5. ठीक है, अकॉर्डिंगली लेंगे क्योंकि x लेस देन y, तो 1 लेस देन 5 बिल्कुल सही है. अब इसका उल्टा करके यहाँ लिखो कि 5 और ये 1. इज इट ट्रू? भाई कोई नंबर यहाँ पे बोला कि y बड़ा है x छोटा है तो वही रहेगा ना, y बड़ा ही रहेगा. आप इसे लिखोगे कि यहाँ पर x बड़ा हो गया तो इट इज नॉट ट्रू, नॉट ट्रू. क्या ये बात समझ में आई आप लोगों को? क्या ये बात समझ में आई कि यहाँ पर रिलेशन क्या था कि x लेस देन y एंड x और y सारे किससे बिलोंग कर रहे हैं? सेट ऑफ नेचुरल नंबर से. तो रिलेशन दे रखा है कि x इज लेस देन y. तो बोला गया कि सिमेट्रिक अपने को रिकॉग्नाइज करना है x लेस देन y. ओके, तो y लेस देन x होगा? नेवर. तो आप बोल दोगे इट इज नॉट ट्रू, सो दिस इज नॉट सिमेट्रिक.
जो हमें रिलेशन दे रखा है वो हमारा सिमेट्रिक रिलेशन नहीं है। डन, इतनी बात समझ में आई, इतनी कहानी क्लियर हो गई। अब ट्रांजिटिव की बात करेंगे। ट्रांजिटिव रिलेशन, क्या किसी ने अभी तक कैलकुलेट किया ट्रांजिटिव रिलेशन के बारे में? क्या कह रहा है वो ट्रांजिटिव में? इफ x रिलेशन y एंड y रिलेशन z इज गिवन, तो यहाँ पर इसके अकॉर्डिंग x जो है y से छोटा है और इसके अकॉर्डिंग y जो है z से छोटा है। ये सारी कहानी गिवन है, ये हमने खुद से लिया नहीं, ये गिवन है कि ट्रांजिटिव में क्या कहते हैं कि इफ x रिलेशन y एंड y रिलेशन x, सॉरी x रिलेशन y एंड y रिलेशन z इज गिवन, तो x रिलेशन z होना चाहिए, तो बोल देंगे ट्रांजिटिव, नहीं है तो नॉट। तो यहाँ पर देखो वो कह रहा है कि x और y में क्या रिलेशन है कि x छोटा है y से, और इधर कह रहा है कि y जो है छोटा है z से। चलो मैंने इनको कंबाइन करके भी लिखा होता, देखो x और y में ये साइन है, y और z में ये साइन है, ठीक है। तो इन दोनों में हम बात करें कि x और z में क्या होगा, डेफिनेटली x जो है z से छोटा होगा, डेफिनेटली x जो अपना z से छोटा होगा। और यहाँ पर x रिलेशन z लगाते तो रिलेशन क्या आता, x लेस देन y, तो x और z में क्या आ जाता कि x लेस देन z होना चाहिए। ये सिचुएशन इन दोनों को यूज करके हम निकाल पाते हैं, तो हम डायरेक्टली कहेंगे यस इट इज ट्रांजिटिव। तो बहुत इजीली यू कैन सी कि x जो है y से छोटा है। और जब भी मैंने क्या बोला, अपने को x y में प्रॉब्लम आती है तो डेटा लेकर के काम करने में कोई प्रॉब्लम नहीं है। यहाँ शो मत करो, अपना रफ पेपर पे वर्क कर लो कि x y, तो x छोटा है तो x को मैंने 1 ले लिया, y को मैंने 3 ले लिया, है ना। यहाँ पर y तो 3 ही रहेगा, z उससे बड़ा तो 5 ले लिया, तो अब मेरे पास x कितना है बेटा 1 और z कितना है 5, तो अभी भी z बड़ा है x से छोटा है। और ये मैंने ऐसा नहीं कोई स्पेसिफिक केस, मतलब कोई भी केस लेकर के देखो और हर पॉसिबल केस के लिए मैं बात करनी है, इसीलिए बेटर होगा कि आप x और y और z में काम करें, तो इससे हमेशा क्लियर रहेंगी चीजें। इधर डेटा लेने पर कभी कभी, ये तो सिंपल क्वेश्चन है, बट कभी कभी डिफिकल्ट क्वेश्चन में आप इजी डेटा पिक कर लोगे और कोई डिफिकल्ट डेटा पिक नहीं कर पाओगे, तो हो सकता है प्रॉब्लम आ जाए। तो यहाँ पर हमने देखा कि सीधा x y से छोटा, y z से छोटा, तो ये रिलेशन फुलफिलिंग है। तो x और z में सेम रिलेशन आ रहा है, दैट इज कि x रिलेशन z। अब तो यहाँ पर बोलेंगे कि ये दोनों गिवन था तो ये एप्लीकेबल है, तो यस इट इज ट्रांजिटिव रिलेशन, इट इज ट्रांजिटिव रिलेशन। क्लियर है? ये हमारा क्वेश्चन क्या हो गया कि रिफ्लेक्सिव नहीं निकला, है ना, क्योंकि कोई भी डेटा अपने ही डेटा से छोटा नहीं हो सकता। ये अपना सिमेट्रिक भी नहीं निकला कि 1 2 से छोटा है तो 2 1 से छोटा होगा। ट्रांजिटिव निकल गया कि x 1 से छोटा है, सॉरी x y से छोटा है, y z से छोटा है, तो डेफिनेटली x सबसे छोटा, z सबसे बड़ा। तो अब अगेन आप बोलोगी कि x क्या है, z से छोटा है। क्लियर, समझ आ गया? सो दिस इज नॉट रिफ्लेक्सिव, नॉट सिमेट्रिक, इट इज ओनली ट्रांजिटिव। एक और क्वेश्चन सामने है, चेक वेदर द रिलेशन आर इन आर डिफाइंड बाय कैपिटल आर a कॉमा b, और यहाँ पर दे रखा है कि a लेस देन और इक्वल टू b क्यूब, बेसिकली इट इज b क्यूब। ठीक है, यहाँ पर वो साइन मिस हो गया है, ठीक है बेटा। तो इसको इस तरीके से वी कैन राइट डाउन कि a लेस देन और इक्वल टू b क्यूब, b टू द पावर 3। तो रिलेशन क्या दे रखा है अपने को, रिलेशन r दे रखा है a कॉमा b, और क्या है कि एक छोटा है b क्यूब से, ठीक है, b टू द पावर 3 से a छोटा है। तो अब इसके बारे में चेक करना है, वेदर चेक द रिलेशन रिफ्लेक्सिव, सिमेट्रिक और ट्रांजिटिव। ओके, और यहाँ पे उसने बोला ना रिलेशन r इन r, ये r क्या है बेटा अपना रियल नंबर, ये रियल नंबर की कहानी की बात कर रहा है कि हमारा जो रिलेशन है किसी सेट पर तो डिफाइंड होगा ना, सेट ए पर डिफाइंड होता था, तो अब हम बड़े हो रहे हैं तो वो बड़े तरीके से तो रियल नंबर पर डिफाइंड है। तो सबसे पहले हम लोग रिफ्लेक्सिव की बात करना स्टार्ट करेंगे, रिफ्लेक्सिव रिलेशन। ठीक, रिफ्लेक्सिव रिलेशन में हम बोले तो क्या होगा कि ए रिलेशन ए निकालने की कोशिश करेंगे, और अकॉर्डिंग टू दिस ए लेसर देन और ए क्यूब, और ए
ए किससे बिलोंग करेगा? रियल नंबर। सारे जो अपने जिस सेट पर हम लगाने वाले हैं वो एप्लीकेबल होने चाहिए। तो क्या बोला था, सेट ए में कितने नंबर होते हैं? सेट आर में यहाँ पर इनफाइनाइट नंबर है, ठीक है। रिफ्लेक्सिव की डेफिनेशन भी याद रहनी चाहिए दिमाग में, यहाँ से भी आप कर सकते हो, ठीक। तो रिफ्लेक्सिव की डेफिनेशन क्या कहती थी कि सेट ए में जितने भी एलिमेंट्स अवेलेबल हैं उन सभी पर वो रिलेशन एप्लीकेबल होना चाहिए, तो ही वो हमारा रिलेशन कैसा होगा? रिफ्लेक्सिव होगा। तो यहाँ पर मैं बात करूँ कि हमारे पास 1 2 3 मतलब सिर्फ पॉजिटिव की बात करें, नेगेटिव भी होंगे, तो 1 तो छोड़ दो, 2 के लिए बात करें तो 2,2, तो 2 जो है अपने ही 2 के क्यूब से छोटा होगा डेफिनेटली। छोटे की बात करें, इक्वलिटी की बात नहीं कर रही है कि ये नंबर अपने ही नंबर के क्यूब से हमेशा छोटा होगा, ये हम पॉजिटिव के लिए बात कर रहे हैं, ठीक है। पॉजिटिव के लिए बात कर रहे हैं, आराम से देखना, हमें सारे सिनेरियो देखने, और यहाँ पर आप इसको कैलकुलेट करना चाहो तो कैलकुलेट करके भी आप आगे बढ़ जाते हो। तो पॉजिटिव में बात किया मैंने कि पॉजिटिव में हमने डिस्कस किया किस तरीके से कि हर एक नंबर अपने ही नंबर के क्यूब से छोटा होगा। सबसे बढ़िया तरीका है, इसको कैलकुलेट करो, a क्यूब माइनस a ग्रेटर देन और इक्वल टू 0। तो यहाँ से a कॉमन लिया तो बचेगा a स्क्वायर माइनस 1 ग्रेटर देन और इक्वल टू 0। यहाँ से इसको फैक्टराइज करो तो a माइनस 1 और a प्लस 1 ग्रेटर देन और इक्वल टू 0। अब नंबर लाइन पर बनाएंगे, ये वे भी कब पढ़ा है आपने? वे भी कब पढ़ा है? तो 0 1 और माइनस 1, तो ये माइनस 1, ये 0 और ये 1। क्लियर हुई बात? अब यहाँ पर प्लस माइनस प्लस करते चलेंगे, तो ये प्लस माइनस, ये पॉजिटिव, तो प्लस वाला सिनेरियो इनको चाहिए। तो यहाँ पर ये जो रिलेशन है ना, ये किसके लिए एप्लीकेबल है? व्हेन a बिलोंग्स टू -1 to 0 यूनियन 1 to इंफिनिटी। हम ओपन ब्रैकेट भी क्लोज ब्रैकेट भी लगा सकते हैं क्योंकि इक्वलिटी का साइन दे रखा है। तो ये जो रिलेशन है वो इन वैल्यूज के लिए एप्लीकेबल है जब a अपना बिलोंग करेगा -1 से 0 और 1 से इंफिनिटी। क्योंकि a की वैल्यू आप 0 से 1 के बीच में सपोज करो मैंने आधी ले ली, तो आधे का क्यूब क्या होगा? 1/8। तो 1/8 इज स्मॉलर देन 1/2 ना। यहाँ पर क्या कह रहा है कि 1/8 जो है a से बड़ा होगा। तो 0 से 1 में ये केस फुलफिल नहीं है, और -1 से छोटी वैल्यूज ले लोगे -2, तो -2 का क्यूब -8 और -2, तो -2 बड़ा है या बेटा -8? -2 बड़ा है। तो इधर आराम से देख लो, और ये कैसे यहाँ से कैलकुलेट करके सबसे आसानी से दिख गया, क्योंकि हम क्या कह रहे थे कि हमारा रिफ्लेक्सिव होने के लिए वो ए जो है सेट रियल नंबर से बिलोंग करना चाहिए। क्या कहते हैं रिफ्लेक्सिव की डेफिनेशन क्या होती है कि जितने भी एलिमेंट प्रेजेंट हैं अपने सेट के अंदर, उन सभी सेट के एलिमेंट्स पर वो रिलेशन एप्लीकेबल होगा, तभी हम उसको कमेंट करेंगे कि भाई साहब तुम रिफ्लेक्सिव हो। बट यहाँ पर बहुत, या तो आपका दिमाग डायरेक्ट चल गया कि नेगेटिव वैल्यूज, ए की वैल्यू -3 लेकर के देख लिया, नहीं जी, एक वैल्यू के लिए भी नहीं होगा तो भी ये हमारा रिफ्लेक्सिव नहीं होगा। तो हमने क्या किया, यहाँ पर इसको प्रॉपर ओपन किया, फैक्टराइज किया, दिस इज कॉल्ड वेवी कर्व मेथड, है ना। आपने नहीं पढ़ा है कभी तो आप लोग कमेंट करके बता सकते हो कि मैम हमने वेवी कर्व नहीं पढ़ा, वैसे 11th में पढ़ाया जाता है ना। तो इधर a माइनस a प्लस 1, तो नंबर लाइन पर इनको डिनोट किया, प्लस माइनस करके बात की, तो a बिलोंग्स टू दीज नंबर्स। तो यहाँ पर पूरा रियल नंबर नहीं है, हम कह रहे थे ये होना चाहिए, बट इट इज एप्लीकेबल ओनली फॉर फ्यू नंबर्स। और हमने क्या बोला, किसी एक एलिमेंट के लिए भी फुलफिल नहीं करेगा अपनी बात, तो इनको सीधा बोल देंगे नो। तो लिखोगे a डज नॉट बिलोंग्स टू रियल नंबर, सो इट इज नॉट रिफ्लेक्सिव। ये रिफ्लेक्सिव सिस्टम नहीं है अपना, इट इज नॉट रिफ्लेक्सिव, ये रिफ्लेक्सिव नहीं है। क्लियर? इतनी बात समझ में आ गई कि ये अपना रिफ्लेक्सिव रिलेशन नहीं है। क्लियर होगी कहानी? आगे बढ़े। ओके, सेकंड हमारे पास आता है सिमेट्रिक रिलेशन। सिमेट्रिक रिलेशन हम क्या कहते हैं कि इफ ए रिलेशन बी इज गिवन, मतलब ए और बी में रिलेशन दे रखा है तो वही सेम रिलेशन बी और ए में भी होना चाहिए। तो इफ ए रिलेशन बी, इसका मतलब ए छोटा है बी क्यूब से गिवन, ठीक। तो देन बी रिलेशन ए, इसका कहानी क्या होगा कि बी
जो है छोटा होगा ए क्यूब से, और इक्वल का भी सिनेरियो चल रहा है ना। अब आ जाओ आराम से देखते हैं कि ए जो है बी क्यूब से छोटा है, ए जो है बी क्यूब से छोटा है, तो यहाँ पर मैंने ले लिया ए को, क्या ले लिया, सपोज करो मैंने 2 ले लिया और बी को मैंने ले लिया 3। फॉर श्योर ये होगा ही होगा, है ना। और ए और बी अलग अलग भी हो सकते हैं, ए छोटा है तो ए कैन बी अ नेगेटिव नंबर, ठीक है, कोई बात नहीं। अब यहाँ पर आराम से देखो, ए को हम इस तरीके से लेंगे कि हमें ये दिखे कि कहीं पर ये गड़बड़ करेगा। तो ए को मैंने क्या ले लिया, उल्टा लेते हैं, रुक जाओ अभी मजा आने वाला है। ए को मैंने ले लिया -3 और बी को ले लिया 2, ठीक है। तो यहाँ पर इसके लिए फुलफिल है, ए इज -2 और बी का क्यूब क्या है 8, बी का क्यूब क्या है अपना 8, ठीक है। तो ये ए और बी ऐसे नंबर ले लें जिन पर ये रिलेशन एप्लीकेबल है। अब इसको इधर फुलफिल करने की कोशिश करें, बी कितना है 2 और ए का क्यूब दैट इज -3 का क्यूब, तो दिस इज 2 और यहाँ पर कह रहा है दिस इज -27। नेगेटिव नंबर इज ऑलवेज लेसर देन द पॉजिटिव नंबर, उल्टा लिखा हुआ है। आप हमेशा एक ऐसा केस सर्च करने की कोशिश करोगे जिसके लिए वो सिचुएशन रॉन्ग हो जाएगी, क्योंकि सही तो बहुत चीज़ों के लिए हो जाएगी, बट हमेशा एक ऐसी चीज़ हम सीख करेंगे जिसके लिए वो रिलेशन अपना गलत हो। तो यहाँ पर हमने देखा कि जब हमने ए की वैल्यू ये और बी की वैल्यू ये ली तो ये पॉसिबल नहीं है। इसके लिए ये पॉसिबल है कि ए लेस देन और इक्वल टू बी क्यूब, तो इट इज गिवन, बट इसका उल्टा किया, इट इज नॉट ट्रू, सो नॉट पॉसिबल इन एवरी सिनेरियो, जिसके लिए ए रिलेशन बी गिवन होगा। भाई ये तो पॉसिबल है ना, ये तो पॉसिबल है। इसका जैसे ही उल्टा किया भाई साहब ने मना कर दिया, हाथ खड़े कर लिए, तो नॉट सिमेट्रिक, इट इज नॉट सिमेट्रिक रिलेशन। क्लियर होगी कहानी, समझ में आ गया। अब बात करेंगे सेम टू सेम हम इसके लिए क्या बेटा, ट्रांजिटिव के बारे में, ठीक है। ट्रांजिटिव, तो इफ ए रिलेशन बी एंड बी रिलेशन सी इज गिवन, तो यहाँ से क्या हो गया, ए लेसर देन और इक्वल टू बी क्यूब, और यहाँ से आ गया कि बी लेसर देन और इक्वल टू सी क्यूब। तो हमें निकालना है रिलेशन किस पर, देन ए रिलेशन सी, मतलब ए जो है सी क्यूब से छोटा होना चाहिए, तो कहेंगे कि यस इट इज ट्रांजिटिव। तो अगेन मैंने क्या बताया कि हम कोई भी एक ऐसा सिनेरियो ढूंढने की कोशिश करेंगे जिसमें ये छोटा हो। तो आराम से यहाँ पर देखो हो क्या रहा है कि ए जो है बी क्यूब से छोटा है, और यहाँ पर लिख रखा है बी जो है सी क्यूब से छोटा है, ठीक है। अब ये तो ठीक है, अब मुझे क्या करना है, यहाँ पर बी क्यूब बनाना है। बी क्यूब करेंगे तो हम आराम से इनमें आपस में रिलेशन देख पाएंगे, ठीक है। या तो अब डेटा पिक करना स्टार्ट कर लो। ए को मैंने ले लिया कितना बेटा, ए को मैंने लिया क्योंकि यहाँ से सी क्यूब बड़ा होगा और बी छोटा होगा, तो कुछ भी उल्टा सीधा बनाने के लिए मैंने बी को सपोज करो कोई नेगेटिव नंबर ही ले लिया। अच्छा ए सी क्यूब चाहिए, अच्छा ए को मैंने ले लिया 3, बी को ले लिया 4, है ना, और बी यहाँ पर 4 है, तो डेफिनेटली सी क्यूब कुछ ऐसा नंबर होगा जिससे बड़ा रहेगा, ठीक है। तो सी क्यूब बड़ा होगा, तो सी क्यूब मतलब हमने सी को ले लिया 2, तो 2 का क्यूब ये रहेगा, ठीक है। तो यहाँ पर सी क्यूब, अच्छा जैसे मैंने बी क्यूब किया, हमने बी क्यूब किया, तो बी क्यूब इज लेसर देन सी की पावर 6, तो ए इज लेसर देन सी की पावर 6 आ जाएगा। आराम से देखना यहाँ पर क्यों मैंने क्यूब किया, यहाँ पर तो ये आ चुका है, क्यूब करेंगे क्यूब करेंगे तो इसकी पावर 9 हो जाएगा, तो इधर ओहो ओहो ओहो, हाँ जी इसको हटाओ, ठीक। तो हम यहाँ पर पॉसिबल सिचुएशन ले लेकर के देखेंगे कि मैंने ए की वैल्यू 3 ली और बी की वैल्यू 4 ली, तो पॉजिटिव के लिए तो ये पहले भी एप्लीकेबल था, यहाँ पर आपने बी की वैल्यू 4 और सी की वैल्यू 2 ली, तो ये 4 लेस देन 8 आ गया। अब यहाँ पर ए 3 है अपने पास और सी अपने पास 2 है, तो 3 इज लेसर देन सी का क्यूब, तो यहाँ पर फुलफिल हो रहा है, ठीक है। अब नेगेटिव लिया, मैंने नेगेटिव लिया, क्या लिया कि ए का वैल्यू हमने ले लिया बेटा कितना, यहां से देखते हैं, ये मुझे हेल्प कर रहा है कि सारी नेगेटिव वैल्यूज के लिए एप्लीकेबल नहीं है, तो ए की वैल्यू मैंने ले ली -3, बी की वैल्यू ले ली बेटा हमने कितनी
क्योंकि ये नेगेटिव पॉजिटिव लिया तो इसको पॉजिटिव लेना पड़ेगा, ये पॉजिटिव तो इसको भी पॉजिटिव, तो नेगेटिव में बात करना स्टार्ट किया तो ए की वैल्यू -3 ले ली, बी की वैल्यू हमने क्या ले लिया बेटा माइनस, इसका क्यूब करेंगे तो नेगेटिव में पॉसिबल नहीं है, तो ये मैंने 1 ले लिया, ठीक है। बी की वैल्यू 1 लिया तो सी डेफिनेटली सी इससे बड़ा ही होगा, तो ये पॉजिटिव है तो सी को बड़ा लेना ही पड़ेगा, सी को बड़ा लोगे चाहे आप 2 ले लो, तो ए और सी का क्यूब हम निकालेंगे, हमेशा पॉजिटिव आएगा, तो हमेशा ए जो है छोटा रहेगा। आराम से देख लो सारे केस, और ये आपको बहुत हेल्प करेगा कि इस सिनेरियो में ये एप्लीकेबल है रिलेशन, है ना, सेम पर। तो ए की वैल्यू -1 से 0 में आप कोई पिक करो, और तो बेसिकली कहने का मतलब है ए नेगेटिव हुआ, तो ए को सपोज करो मैंने ले लिया -1/2, बी को मैंने ले लिया कितना इससे बड़ा, तो मैंने कोई छोटे का क्यूब किया ऐसे करके, या मैंने ले लिया इसको 0 ले लिया, तो अगेन ए नेगेटिव है, अब सी इससे बड़ा है तो सी को चाहे आप 1 ले लो, सी को चाहे आप 1/2 ले लो, पॉजिटिव ए नेगेटिव रहेगा और बी सी क्यू हमेशा पॉजिटिव रहेगा तो बड़ा रहेगा, तो यस हर सिचुएशन में ये फुलफिल है इन दोनों को ऑब्जर्व करके। यही मैंने क्या बोला, ट्रांजिटिव में हमेशा ऑब्जर्वेशन मैटर करेगी कि किस तरीके से आप ऑब्जर्व करोगे। यहां से आपने देखा कि ए बी क्यूब से छोटा है, ए बी क्यूब से छोटा है, और यहाँ पर बी जो है सी क्यूब से छोटा है, तो हमने इसको सेम बनाने के लिए एक बार क्यूब करने की कोशिश की, तो ये आ जाएगा सी की पावर 9। तो एक इन दोनों को रिलेशन देखो, ए लेसर देन बी क्यूब और ये लेसर देन सी की पावर 9, तो ये आ गया कि ए छोटा है सी की पावर 9 से। अब आराम से देखो इन दोनों में ये रिलेशन तो आ चुका है कि ए की वैल्यू सी की पावर 9 से तो छोटी है, तो सी की पावर 9 से छोटी, तो हम डायरेक्ट कमेंट नहीं कर सकते कि सी की पावर 3 से भी छोटी होगी कि नहीं होगी। क्यों? कि कोई वैल्यू 8 से छोटी है तो वो 2 से छोटी होगी नहीं होगी पता नहीं, लेकिन कोई वैल्यू 8 से छोटी है तो 10 से तो छोटी होगी, इसलिए डायरेक्ट हम कोई कमेंट ही नहीं कर पाए। तो यहाँ पर क्या सीन देखना पड़ेगा, हमें सारे केसेस डिजाइन करके देखने पड़ेंगे कि ए की वैल्यू नेगेटिव ले ली और बी बड़ा है, तो बी बड़ा होने के लिए हमने देखने स्टार्ट कर दिया। अब हमें सारा नेगेटिव में ही खेल खेलना है, ठीक है, नेगेटिव में खेल खेलना है, तो आराम से देखना कि -1/2 और -1/4 में कौन बड़ा है, या इसको -1/8 किया तो डेफिनेटली -1/8 बड़ा है, ठीक है, इतनी बात क्लियर। तो ये मैंने ले लिया कि ए का वैल्यू कितना है -1/2 और बी का वैल्यू मैंने कितना ले लिया -1/2, मना थोड़ी करके जा रहा है, ठीक है। तो ए इज लेसर देन और इक्वल टू -1/8, बी मेरे पास -1/2 है तो -1/2, अगेन सी के लिए मैंने क्या किया कि मैंने ले लिया -1/3 का क्यूब, क्योंकि ये है -1/27, सारा नेगेटिव में हम चल रहे हैं। ए का वैल्यू कितना लिया बेटा -1/2, बी का वैल्यू, सी का वैल्यू ले लिया हमने कितना, सी ले लिया -1/3, तो ये आ चुका है। अच्छा 1/2 और -1/27, तो बड़ा नंबर ये है, तो ये अपना हो गया बी लेसर देन सी क्यूब, इक्वल टू लगाना चाहो लगा लो। अब ए और सी में रिलेशन देखेंगे, ये -1/2 है, उसका क्यूब करेंगे -1/27, तो अगेन इट इज फुलफिलिंग, सो यस इट इज ट्रू। तो आप कहोगे कि ये ट्रांजिटिव है, ये अपना ट्रांजिटिव रिलेशन है। तो हमने यहाँ पर सारे पॉसिबल सिनेरियोज लेकर के देख लिए ए बी और सी के लिए। तो ये जो रिलेशन था वो रिफ्लेक्सिव नहीं था, सिमेट्रिक नहीं था, बट इट इज ट्रांजिटिव रिलेशन। तो मैंने पहले बोला था ट्रांजिटिव पे अपने को हमेशा फोकस करना होगा। चलो एक और क्वेश्चन सामने है, शो दैट ईच ऑफ द रिलेशन आर इन द सेट ए एक्स बिलोंग्स टू इंटीजर, कैपिटल जेड इंटीजर को रिप्रेजेंट करता है, और क्या दे रखा है अपने को, सेट क्या दे रखा है 0 से 12 के बीच की वैल्यूज चलेंगी, ये सेट ए दे रखा है। रिलेशन आर पहला क्वेश्चन क्या दे रखा है कि a, b mod of a minus b is a multiple of 4, है ना। चलो तो कैपिटल आर जो रिलेशन दे रखा है पहला वाला हम बात करें, वो कह रहा है कि a माइनस बी का मॉड इज ऑलवेज मल्टीपल ऑफ 4, मल्टीपल ऑफ 4 मतलब 4, 8, 12, 4 का मल्टीपल होगा, तो मैंने लिख लिया 4 की, ये कहना चाह रहा है, ठीक है। तो ये हमारा रिलेशन है ए और बी पर, ठीक है, ए रिलेशन बी की हम बात करें तो ये रिलेशन डिफाइंड है। तो यहाँ पर सबसे पहले रिफ्लेक्सिव की बात करेंगे, रिफ्लेक्सिव की, तो ए रिलेशन ए पर बात करेंगे, तो यहाँ पर बी की जगह ए रख दो, ए माइनस ए, दिस इज 0, तो एवरी 0, भाई 0 को बोल सकते ना 4 का मल्टीपल है, कौन मना करेगा, तो यस इट इज रिफ्लेक्सिव,
इसके लिए हम बोलेंगे कि ये हमारा रिफ्लेक्सिव रिलेशन है। क्लियर? 0 आ चुका है तो 0 भी तो 4 का मल्टीपल होगा। नाउ दूसरा हम बात करेंगे सिमेट्रिक के बारे में। सिमेट्रिक के बारे में बात किया, इसमें होता है इफ ए रिलेशन बी इज गिवन, तो ये दे रखा है तो मतलब a माइनस बी का मॉड जो है हमारा 4 का मल्टीपल है। तो देन बी रिलेशन ए क्या कहना चाह रहा है? ए रिलेशन बी दे रखा है, बी रिलेशन ए, तो यहाँ पर रिलेशन में ए की जगह बी और बी की जगह ए लिखा, तो इसकी वैल्यू क्या होगी? तो यहां से देखो कि मैं इधर इसको बात करें, माइनस कॉमन लिया और a माइनस बी का मॉड, मॉड के अंदर नेगेटिव है, एलिमिनेट कर देता है, इट इज नथिंग a माइनस बी और दैट इज गिवन 4k ओनली। तो भाई रिलेशन एप्लीकेबल हो गया बी रिलेशन a पर भी। ये दे रखा था कि a माइनस बी का जो मल्टीपल a माइनस बी जो है 4k है, तो यहां से इतना बात क्लियर हो चुका बेटा कि b माइनस ए भी करेंगे, a रिलेशन b एप्लीकेबल है तो b रिलेशन a भी एप्लीकेबल है। क्लियर? तो यस इट इज सिमेट्रिक। क्या ये कहानी समझ में आई? ऐसा क्यों हुआ कि देखो आपने लिखा -2 का मॉड, इट इज 2 ओनली, तो भाई मैंने यहां से माइनस कॉमन लिया तो एलिमिनेट कर दिया, तो मॉड ऑफ a माइनस बी ही बचेगा और दैट इज गिवन, यहां से इसका वैल्यू पिक करके यहां रख दिया। तो यही तो रिलेशन था कि भाई b रिलेशन a भी एप्लीकेबल है। अब बात करेंगे नंबर 3 ट्रांजिटिव के बारे में। ट्रांजिटिव रिलेशन के बारे में बात करेंगे, ठीक है? तो ट्रांजिटिव रिलेशन क्या कहता है कि इफ a रिलेशन b एंड b रिलेशन c एप्लीकेबल है, तो इसके हिसाब से a माइनस बी का मॉड क्या है 4k 1 और इसके हिसाब से मॉड ऑफ b माइनस c क्या हो गया 4k 2। a माइनस बी क्या है बेटा 4k का मतलब k का सॉरी 4 का मल्टीपल हो गया और b माइनस c क्या होगा 4k। तो अब यहाँ पर कह रहा है देन a रिलेशन c, तो मॉड ऑफ a माइनस सी 4 का मल्टीपल आएगा कि नहीं आएगा? अब यहाँ पर हमें इसको मैटर करना पड़ेगा, 0 से 12 के बीच की कहानी दे रखी है, यहाँ पर तो कुछ फर्क नहीं पड़ा, ठीक है? अब यहाँ से a माइनस बी दे रखा है 4k का मल्टीपल, है ना, और b माइनस सी दे रखा है 4k2 का मल्टीपल। तो इस तरीके से सोचो कि इधर से मैंने सीधा लिख दिया कि a माइनस बी इक्वल टू प्लस माइनस 4k1, इधर से सीधा लिख दिया b माइनस सी इक्वल टू प्लस माइनस 4k2। भाई मॉड हटाते हैं तो प्लस माइनस करते हैं, अब मुझे a और c में चाहिए तो मॉड सॉरी b को एलिमिनेट करना है। इक्वेशन नंबर 1 और 2 इन दोनों को ऐड कर दो, ऐड करते ही कट जाएगा a माइनस सी, यहाँ से प्लस माइनस 4 कॉमन आ गया k1 प्लस k2 इस तरीके से। तो अब मॉड प्लस माइनस लिखा हुआ है तो मॉड लगाएंगे तो प्लस माइनस हट जाएगा, दिस इज k1 प्लस k2। यहाँ पर कह रहा था मल्टीपल ऑफ 4, तो k की वैल्यू क्या होगी 0 1 2 3, ये चलेगा k का मल्टीपल, तो k भी इंटीजर है, तो k1 और k2 दोनों इंटीजर हैं, दो इंटीजर्स का सम हमेशा एक इंटीजर आता है। तो यहाँ से a माइनस सी भी क्या निकल गया 4 का मल्टीपल, तो ये दे रखा है कि दिस इज 4 इंटू k1 प्लस k2, तो अब लिख दोगे सॉरी मॉड ऑफ a माइनस सी इज मल्टीपल ऑफ 4, सो इट इज ट्रांजिटिव। ये रिलेशन कैसे निकल गया अपना? ट्रांजिटिव रिलेशन निकल गया, तो ये ट्रांजिटिव है। तो देखो ये हमारा रिफ्लेक्सिव था, ये अपना सिमेट्रिक था, ये अपना ट्रांजिटिव है। सो कहोगे कि ये नंबर 1 के लिए कि दिस इज इक्विवेलेंस रिलेशन। क्वेश्चन यही तो पूछ रहा था कि बताओ कि इनमें से कौन सा इक्विवेलेंस रिलेशन है कि नहीं, शो दैट दिस इज योर इक्विवेलेंस रिलेशन। तो हमने देखा कि वो दे रखा था कि मॉड ऑफ a माइनस बी इज अ मल्टीपल ऑफ 4, दिस इज रिलेशन, तो ये रिलेशन सिमेट्रिक निकला, रिफ्लेक्सिव निकला, सिमेट्रिक निकला, ट्रांजिटिव निकला, तो यस इट इज योर कैसा हो गया बेटा इक्विवेलेंस। अब ये दूसरा क्वेश्चन दे रखा है कि a रिलेशन b की दे रखा है a इक्वल टू b, वेरी सिंपल। रिलेशन दूसरा क्या दे रखा है, a और b पर क्या रिलेशन है कि हमारा a इक्वल टू b। तो नंबर 1 रिफ्लेक्सिव की बात करेंगे, ये तो मुझे लगता है आपको दौड़ करके आ भी गया होगा कि यहाँ पर a रिलेशन a लगाएं और क्या कहें इसके हिसाब से a इक्वल टू a, रिलेशन a और b के बीच में क्या इक्वलिटी का, तो a इक्वल टू a, तो बिल्कुल इट इज ट्रू।
हर एलिमेंट अपने ही एलिमेंट के इक्वल होता है, तो ये अपना रिफ्लेक्सिव है, रिफ्लेक्सिव है। नंबर 2, सिमेट्रिक की बात करें, ठीक है, तो वो कहता है इफ ए रिलेशन बी इज एप्लीकेबल, तो ए रिलेशन बी क्या है, ए इक्वल टू बी, देन बी रिलेशन ए होना चाहिए। इसके हिसाब से ए की जगह बी और बी की जगह ए, क्या ये फुलफिल करता है? यस। ए बी के इक्वल है तो बी भी तो इक्वल होगा, दोनों आपस में इक्वल है, तो ये रिलेशन अपना सिमेट्रिक भी है, ये अपना सिमेट्रिक भी है। एंड नंबर 3 की बात करें, ट्रांजिटिव, ट्रांजिटिव रिलेशन की हम बात करें कि इफ ए रिलेशन बी एंड बी रिलेशन सी गिवन है, तो ए रिलेशन बी क्या है बेटा कि ए और बी आपस में इक्वल, बी रिलेशन सी वहीं पर लगाएंगे तो बी इक्वल टू सी आपस में इक्वल, तो यहां से ए रिलेशन सी क्या निकलेगा भाई, ए बी के इक्वल है, बी सी के इक्वल है, इसका मतलब ए और सी भी आपस में इक्वल है, ए और सी भी आपस में इक्वल हैं, तो यही तो अपना ए रिलेशन सी है, तो इसको कह देंगे कि तुम ट्रांजिटिव भी हो। देख रहे हो कितना सिंपल था ये क्वेश्चन। तो ये रिलेशन हमारा रिफ्लेक्सिव है, सिमेट्रिक है, ट्रांजिटिव है, तो कोई एक ऐसा रिलेशन जो आपका एक साथ तीनों को फुलफिल करता है, क्या कहते हैं उसको, इक्विवेलेंस रिलेशन। तो आप कहोगे कि यस दिस रिलेशन इज आल्सो इक्विवेलेंस रिलेशन। तो आप समझ आ गया कि किस तरीके से हमें रिफ्लेक्सिव, सिमेट्रिक और ट्रांजिटिव की बात करनी है। क्लियर? ये क्वेश्चन एज अ होमवर्क मैं आपको दे रही हूँ, आप लोग कमेंट करके मुझे बताओगे इन चारों में से कौन सा आंसर करेक्ट है इसके लिए, ठीक है? आप लोग मुझे कमेंट करके बताओगे इन चारों में से कौन सा आंसर अपने लिए करेक्ट है, तो एज अ होमवर्क इसको आप लोगे और कमेंट करके मुझे बताओगे, ठीक है? एंड दैट्स इट। तो वो 4 ऑप्शंस हैं, उसमें से एक आप मुझे बताओगे। और आज की क्लास में टाइप्स ऑफ रिलेशन पढ़ा, तो टाइप्स ऑफ रिलेशन में सबसे इंपॉर्टेंट रिफ्लेक्सिव, सिमेट्रिक एंड ट्रांजिटिव, इन्हीं पर बेस्ड क्वेश्चन आएंगे, और एक टर्म दैट इज इक्विवेलेंस, वो हमें पता होना चाहिए। तो मैंने आपको कई सारे क्वेश्चंस कराए हैं और बहुत सारे क्वेश्चन आपको मिलेंगे रिलेटेड टू अपना इक्विवेलेंस रिलेशन, तो जितने क्वेश्चन आप प्रैक्टिस कर सकते हो करो बेटा, ठीक है? सो नेक्स्ट क्लास में मोस्ट प्रोबेबली हम लोग टाइप्स ऑफ फंक्शंस के बारे में बात करेंगे। तो आज का लेक्चर अच्छे से कवर करना, क्वेश्चन प्रैक्टिस करना, तभी नेक्स्ट क्लास में आपको मजा आने वाला है। सो फिर मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, बाय बाय।